लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है भाग 3, चैप्टर 3, जिसका विशेष नाम हम रखते हैं मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। हमें प्राप्त अधिकारों में वो विशिष्ट अधिकार यदि जिनका उल्लंघन हो जाए तो हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये वो अधिकार हैं जो मुख्य रूप से हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्र विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा इतिहास में सबसे पहले हमें मिलता है 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा के तहत वैश्विक स्तर पर पहली बार लिखित अधिकार की व्यवस्था। मैग्ना लैटिन शब्द है जिसका अर्थ महान, कार्टा भी लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है पत्र। तो एक महान पत्र था जिसमें राजा अपने नागरिकों को कुछ अधिकार सौंप रहा है। सम्राट जॉन का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का जन्मदाता कहलाता है, जो कि संविधान के भाग 3 में आएगा। 1689 में बिल ऑफ राइट्स के तहत समस्त अधिकार सम्मिलित किए गए। 1688 में क्या हुआ था? इंग्लैंड की क्रांति। तो ये सब इंग्लैंड की बात ऐतिहासिक बता रहे हैं। 1789 में फ्रांस के द्वारा सबसे पहले लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए, पर हालांकि उन्होंने इसको नाम मूल अधिकार नहीं बल्कि प्राकृतिक अधिकार कहा था। इसके बाद अमेरिकी संविधान ने सबसे पहले मूल अधिकार शब्द के रूप में अधिकारों को शामिल करवाया, और भारत ने यह मूल अधिकार भी कहां से लिए हैं? अमेरिकन संविधान से, क्योंकि उसी में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। अब आते भारत के मूल अधिकारों के बारे में। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि भारत में जो मूल अधिकार थे, जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो बहुत उदारवादी प्रभाव संविधान पर बढ़ा और इतने मूल अधिकार चलने शुरू हो गए कि एक समय के बाद संविधान सभा के सदस्य इस बात में चिंतित हो गए कि अगर हमने नागरिकों को इतने अधिकार दे दिए तो फिर सरकार काम कैसे कर पाएगी, क्योंकि अगर नागरिकों के अधिकार आवश्यकता से ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी सरकार कई जगह पर अपने तरीके के निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती। फिर उसके लिए एक समाधान लाया गया कि अभी जो अधिकार ज्यादा जरूरी हैं उसे मूल अधिकार के रूप में दे देते हैं, और भविष्य में जिन अधिकारों की संभावनाएं रहेगी या जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें हम नीति निर्देशक तत्वों के रूप में सरकार का नैतिक दायित्व बना देते हैं। इंटरव्यू में एक बार सवाल यह पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स के संपूरक माने जाते हैं, तो मूल अधिकार 35 पर खत्म होते हैं, तो हमने इसको मूल अधिकारों के खत्म होते ही फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं डाली? हमने 51 के बाद 51A के रूप में फंडामेंटल ड्यूटी क्यों डाली? तो उसका जवाब यही था कि पहला तो मूल अधिकार वास्तविक रूप में 35 पर जरूर खत्म हो रहे हैं और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में नीति निर्देशक तत्व भी धीमे धीमे अधिकारों में बदलेंगे, ऐसी हमें उम्मीदें हैं। जिसमें एक प्रमाण हमारे पास है। पहला तो शिक्षा का अधिकार एक जमाने में नीति निर्देशक तत्व में ही था, आर्टिकल 45 में, लेकिन आज वह आर्टिकल 21A का भी स्थान बन चुका है। धीमे धीमे यही सारे मूल अधिकार बनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, और इसीलिए डीपीएसपी के खत्म होने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। अब हम बातचीत करें अगर फंडामेंटल राइट्स भाग 3 की, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 लगभग हम अधिकतर आर्टिकल को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ याद करनी भी है हमें कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, क्योंकि सवालों का बहुत रिच कंटेंट माना जाता है ये। तो पहले तो हम समझते हैं कुछ मामले जिसमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, ये सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला जो मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई भी मूल अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि तार्किक आधारों पर प्रत्येक मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और वो लगाए जाएंगे। फिर चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ 1951, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य। क्या कहा था? एक्चुअली कहा गया था कि कहीं पर यदि कोई ऐसी बात आए कि मूल अधिकार क्योंकि व्यक्ति के स्वयं के हैं, पर कहीं पर सामाजिक हित प्रभावी हो, तो सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे लोगों को यह लगा, सरकार को यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाह रही है कि सामाजिक कल्याण के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है सामाजिक हित सामाजिक कल्याण से अलग है। सामाजिक हित का मतलब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा हो और उसके भाषण के कारण लोगों में नफरत फैले, तो हम वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन के आधार पर या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि सामाजिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर श्यामदासिनी बनाम सेंट्रल बैंक 1952, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। ऑब्वियसली हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार या संवैधानिक सरकार में हमेशा संविधान के कारण सरकारों पर एक नियंत्रण तो होता है, और उसका बड़ा प्रमाण है मूल अधिकारों के माध्यम से ही हम राज्य की सरकारों को सीमित कर रहे हैं। इसे जनरल व्यू में अगर देखें तो ऐसे समझिए कि भगवान शिव, जिन्हें हम कई बार भोलेनाथ कह देते हैं, कि वो इतने भोले थे कि उन्होंने एक व्यक्ति को वरदान दिया और उस वरदान से अपने आप को सुरक्षित नहीं किया, पर हम भोले नहीं हैं।
हम बहुत ही समझदार लोग हैं और हमने ये निर्णय ले लिया है कि जिसको शक्ति दी जाए उसके शक्ति का दुरुपयोग भी रोका जाए। तो शक्ति शासक के पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी, तो सरकार कहीं हमें ही खत्म करने के लिए न आ जाए, ऐसी परिस्थिति में रक्षा करने का दायित्व किसका होगा? मूल अधिकारों का, जो संविधान में वर्णित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार, प्राकृतिक का मतलब होता है कि ये सारे अधिकार जन्मजात जैसे ही हैं, बल्कि ये वो अधिकार है जो मानव अधिकारों से भी बढ़कर हैं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। याद रखिएगा, केवल 1967 का ये मामले में सुप्रीम कोर्ट, केवल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः कहा था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। बाकी तो सारे मामलों में, शंकरी प्रसाद का मामला हो, सज्जन सिंह का मामला हो, यहां तक कि केशवानंद भारती मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल या बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव ना पड़े। तो लगभग सभी मामलों में केवल एक ही मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 11 जजों की बेंच थी इसमें। केशवानंद भारती के बाद सबसे बड़ी बेंच यही है। केशवानंद भारती में 13 जज थे और इसमें 11 जजों की बेंच थी। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के क्या है? गारंटर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन, मूल अधिकार ही मानव अधिकार भी है। एम नागराज बनाम भारत संघ 2007, स्वतंत्र समाज के लिए अनिवार्य संवैधानिक मूल्य, जिनके बगैर एक ऐसे समाज का निर्माण संभव नहीं जहां व्यक्ति के विकास के विकल्प हो। भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषता है, यह राज्यों पर क्या लगाता है? प्रतिबंध। जैसे राज्यों से कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति को एक ही सजा के लिए, एक ही दंड के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। ये राज्य को कहता है कि आप उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। ये राज्य से कहता है कि आप उसको किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना करने नहीं देंगे, आप उसके साथ समानता का व्यवहार करेंगे। ये राज्य से कहता है कि उसका शोषण ना आप खुद करोगे ना किसी को करने दोगे। तो राज्य पर एक प्रकार से क्या लगाता है? प्रतिबंध। यह अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। सकारात्मक का मतलब है कि राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, और नकारात्मक का मतलब है कि राज्य जन्म, धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता वो नकारात्मक अधिकार हो जाते हैं, और जिसमें राज्य ये करेगा उसे कहते हैं सकारात्मक अधिकार। संसद के द्वारा संशोधन राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना और वाद योग्य है। इसका मतलब यदि यह आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और सीधे हाई कोर्ट आर्टिकल 200 जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं पर भी झगड़ा हो तो फंडामेंटल राइट्स किसी भी डीपीएसपी के मामले से ज्यादा प्रभावी माने जाएंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर किसी विवाद में ऐसी बात आ भी जाए तो फंडामेंटल राइट्स की वरीयता, प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। भारत में पहले 7 अधिकार थे, लेकिन अब केवल 6 अधिकार ही मूल अधिकारों के रूप में माने गए हैं। आर्टिकल 31 नाम का जो संपत्ति का अधिकार था वो पूरी तरह से अब समाप्त करते हुए उसे केवल एक संवैधानिक अधिकार के तहत आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। तो भारत में जो 6 अधिकार हैं, हम उसके लिए ट्रिक्स याद रखते हैं कि समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उसका उपचार किया। तो पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध, चौथा अधिकार, पांचवा अधिकार शिक्षा अल्पसंख्यक के लिए, और अंतिम अधिकार उपचार आर्टिकल 32। तो यदि हम बातचीत करें तो हमारे देश में 6 अधिकार हैं। सीक्वेंस पर गौर करेंगे। सबसे पहले है समता का अधिकार। यहां पर अगर हम बातचीत करें तो यहां एक नंबर भी मैंने दिया है 54, 24, 201। 5 का मतलब होगा समता के हमारे पास 5 अधिकार हैं, 14, 15, 16, 17, 18। फिर 4 का मतलब है कि स्वतंत्रता के हमारे पास 4 अधिकार हैं, 19, 20, 21, 22। 2 का मतलब है शोषण के विरुद्ध, 23 और 24। 4 का मतलब है कि धर्म के लिए हमें 4 मिले हैं, 25, 26, 27, 28। 2 का मतलब है 29 और 30 जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। 0 का मतलब आर्टिकल 31 जो कि अब खत्म हो गया, और 1 का मतलब है उपचार आर्टिकल 32। तो अगर हम बातचीत करें, समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। समता समानता के बारे में सरकार को दिशा निर्देश देगी, और सरकार इन दिशा निर्देशों के लिए कानून भी बनाएगी। आर्टिकल के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन्हें लागू करने के लिए सरकार कानून का सहारा भी लेगी। जैसे अनटचेबिलिटी के लिए सरकार ने एट्रोसिटी कानून लाया। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के खिलाफ मतलब जो मानव तस्करी से लेकर कई सारे मामले हैं। फिर उसके बाद धर्म, जिसमें हम धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करवाएंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा, और फिर उपचार का अधिकार। उपचार का साधारण मतलब किसी के बीमार होने पर इलाज करना नहीं है। यहां उपचार का मतलब रहेगा कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर जा सकते हैं।
नॉर्मली किसी भी मामले में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकारी नहीं है, पहले हम एफआईआर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट, लेकिन ऐसे मामले में हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार रखते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण मिलेगा? अनटचेबिलिटी समानता की बात करता है, तो आंसर आना चाहिए था ऑप्शन डी। किसमें आना चाहिए? समता का। आर्टिकल 17 समता 14 से लेकर 14 से 18 का मतलब हो जाएगा कि 17वां उसी में शामिल होगा। फिर 31वां जो आर्टिकल है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में किनकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। उन्होंने इसको हटाया क्योंकि पूरे झगड़े की जड़ यही था, भूमि सुधारों को गति देने के मकसद से आर्टिकल 301 के तहत। देखो 31A में पहले ये जो लिखा गया था कि सरकार किसी भी नागरिक की संपत्ति नहीं छीन सकती, पर जमींदारों की संपत्ति तो छीनी गई ना, तो जमींदार पहुंच जाते थे। पर फिर बाद में 31A, B, C ऐसे कई जोड़े गए, जिसमें लिखा गया कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए जो जमीनें छीनी जाएगी सरकार उसका मुआवजा नहीं देगी। तो फाइनली उसको पूरी तरह से खत्म किया संशोधन 44वां 1978 और मोरारजी देसाई की सरकार ने। फाइनली झगड़ा रियल में यहां जाकर खत्म होता है। फिर 2021 में सिविल सर्विस का सवाल है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति वर्तमान में है? ऑब्वियसली कंफर्म है कि अभी मूल अधिकार तो नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है। यह तो खत्म हो गया। यह न तो मूल अधिकार है, भाई हमारे देश में संपत्ति का कानूनी हक मिलता है कि नहीं, तो ये तो खत्म हो गए। अब सवाल ये है, केवल नागरिक, क्या हमारे देश में एफडीआई के माध्यम से जमीनें ली जाती है कि नहीं? क्या हमारे देश में विदेशी लोगों को किसी पर्टिकुलर जगह पे अपना कुछ भी संस्थान खोलने की अनुमति है कि नहीं? डोमिनो वाले ने कई सारी चीजें खरीद के रखी हुई हैं, तो ये एक ऐसा अधिकार है जो सभी को प्राप्त है, पर वो कैसा अधिकार हो गया अब? विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त रहेगा भारत में। फिर 2021 में संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? कौन सी एग्जाम का है? सीडीएस का है। मूल अधिकार नागरिक और गैर नागरिक, नागरिकों को सारे अधिकार है वैसे सारे, लेकिन हमें याद रखने हैं वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी है। भाई जैसे मैंने लिखा 15, 16, 19, 29, 30, तो ऐसा मत सोचना कि ये नागरिकों को नहीं है, नागरिकों को तो सारे हैं, पर ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को है। मतलब ये अधिकार भारत के अलावा किसी दूसरे नागरिक को नहीं मिल सकते, ये केवल उन नागरिकों के लिए हैं जो भारत में ही रहते हैं और जिनको भारत की सिटीजनशिप मिली हुई है। याद रखने का सिंपल तरीका, 15, 16 के बाद डबल पर चले जाओ, 15 का डबल लगभग 30, तो 15, 16, 29, 30, बीच में एक आ जाता है 19। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो भाषण का अधिकार है, कोई भी विदेशी व्यक्ति अपनी मर्जी से यहां कुछ भी बोलकर नहीं जा सकता है, वो अधिकार हमने उसको नहीं दिया है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, क्योंकि 29 और 30 अल्प समुदाय को लिए हैं और वह केवल भारतीयों को ही उपलब्ध रहेगा। बाकी तो सभी अधिकार भारतीयों के पास है ही, लेकिन ये वो अधिकार है जो किसी विदेशी को मिलने वाले नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? सीडीएस 2021 का सवाल है। सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या एक होगा क्या? ये गैर नागरिक का तो है ही नहीं, मतलब ए ऑप्शन हट गया, बी ऑप्शन आप हटा दीजिए, ए हट गया है, बी हटा दीजिए। देखो अब दो में तो सोचो ही नहीं, वो है ये। लड़ाई 3 की है, अंतकरण की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब अंतकरण की स्वतंत्रता, मतलब सीधा कहें कि अंतकरण मतलब सिंपल सा शब्द कहें, यहां पर अपने इष्ट को मानने के लिए आप जो भी रास्ता अपनाना चाहते हैं, मतलब आर्टिकल जो भी हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। आंसर आना चाहिए, क्योंकि 25 से लेकर 28 के जो अधिकार हैं वो सभी के लिए हैं। अल्पसंख्यकों के लिए जो 29, 30 है वो सुरक्षा के उपाय हैं, न कि धर्म को मान्यता देने वाले। तो आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन सी। अब आते हैं एक एक आर्टिकल पर 12 से लेकर 35 में। सबसे पहले आर्टिकल 12 में इस बात की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहते हैं, क्योंकि राज्य की परिभाषा इसलिए स्पष्ट करनी पड़ी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं कि राज्य का मतलब कुछ और होता है, जिसमें 4 चीजें होती है राज्य में। उधर यहां उस जगह पर पीएसआईआर में जनसंख्या, निश्चित भूगोल, एक संगठित सरकार और संप्रभुता। लेकिन यहां पर संविधान निर्माताओं ने लिखा राज्य का मतलब कोई भी राज्य की संस्था, कोई भी राज्य का इंस्टीट्यूट। जैसे मुझे बताना, मान लीजिए कि एक सरकारी स्कूल है, तो क्या वो राज्य होगा? जी हां, क्योंकि वह सरकार का है,
तो राज्य के अंदर मतलब उस सरकारी स्कूल के अंदर भी इन मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप डीएम के ऑफिस में गए, तो याद रखिएगा डीएम का ऑफिस एक इंस्टीट्यूट ही है, वहां भले ही व्यक्ति आते जाते रहेंगे लेकिन ऑफिस तो उसी जगह पर रहेगा, तो एक स्टेबिलिटी होती है राज्य के भीतर। तो राज्य में सभी लोग आएंगे, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, पंचायतें, नगर निगम, यहां तक कि राज्य के पोषण से जुड़ी हुई सारी संस्थाएं। मतलब आर्टिकल 12 ये कहता है कि ये जो मूल अधिकार है इनका उल्लंघन कहां नहीं होगा, इस आर्टिकल 12 के तहत परिभाषित किए गए राज्य के अंदर। यहां अगर मैं किसी को भगा दूं तो क्या यह उल्लंघन होगा? नहीं, क्योंकि यह राज्य से पोषित संस्था नहीं है। मैं ये बताना भी चाह रहा हूं कि भगाया जा सकता है। इधर हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल अगर सरकारी है तो वो राज्य की संस्था है, और अगर वो प्राइवेट है तो वो बिना पैसों के आपको भगा सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार अपने रहेंगे। यहां तक कि एक केस स्टडी है क्लास 7 या 8 की एनसीईआरटी में कि एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, उसका एक्सीडेंट होता है और सरकारी अस्पतालों में 4-6 अस्पताल में वो गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं लिया। फिर उसने प्राइवेट में इलाज किया, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा का दायित्व सरकार का था, इसलिए प्राइवेट का जितना बिल बना है वो सरकार भरेगी। मतलब आप सरकारी अस्पताल में जाने का अधिकार रखते हैं। सरकार की अस्पताल की कोई भी ऐसी मतलब शर्त नहीं है कि उन्हें वो आपको वापस कर दे, केवल इसलिए क्योंकि वो कहे कि हमारे पास सीट या हमारे पास जगह नहीं है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 में पार्लियामेंट, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी। डीएम का ऑफिस, पुलिस स्टेशन राज्य है या नहीं? वो भी एक राज्य ही कहलाएगा। तो आर्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं पहले, ये सीडीएस एग्जाम 2, क्योंकि 2 सीडीएस के एग्जाम होते हैं, एक मैथमेटिक्स वाला और एक विदाउट मैथमेटिक्स वाला। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 में यथा परिभाषित शब्द राज्य का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ये वो सवाल है जिनके कट पेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। आंसर, अब देखो ये बढ़िया सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सवाल पूछ लिया जाए ना तो शायद ही आपको क्या लगता है कि सी और बी में कई लोग कंफ्यूज होंगे, पर जिनको सच में समझ में आएगा कि राज्य का मतलब क्या रहेगा, सभी प्रकार की वे संस्थाएं जो कि सरकार के नियंत्रण में है, फिर वह डीएम का ऑफिस हो या कोई सरकारी हॉस्पिटल, वह राज्य की परिभाषा में आएगा। फिर आर्टिकल 12 में हमारी जुडिशरी क्या कहती है? नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य 1967। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि न्यायपालिका आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में। ये देखो अब यहां थोड़ी सी तो बदमाशी है, मतलब महोदय गए, महोदय राज्य के अंतर्गत सब आ गया, पर सवाल है आप राज्य हो कि नहीं हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम राज्य है या नहीं इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम रक्षा करने के लिए बैठे हैं। हमने कहा वो ठीक है सब, पर हो कि नहीं? तो यहां कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। फिर AR अंतुल्य बनाम RS नायक 1988, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आती है या नहीं, किंतु न्यायपालिका कर सकती है, मतलब न्याय कर सकती है या अधिकारों का रक्षण कर सकती है। मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वह राज्य है या नहीं। वर्तमान व्यवस्था, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं है, किंतु इसके बावजूद उस पर नागरिक के मूल अधिकारों के संरक्षण और संविधान के दायरे के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की, इसका मतलब बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है। अगर कंफ्यूजन करना हो तो डी ऑप्शन में एक और ऑप्शन जोड़ दो, ई, और लिख दो न्यायपालिका। तो पहली बात क्लियर हुई कि न्यायपालिका राज्य का हिस्सा वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, वो बस इतना कह रहे कि मैं कसम खाती हूं कि संविधान के दायरे में रहकर तुम्हारा कभी शोषण, पर अगर कोई ज्यादा बोले तो 1 रुपए की पेनल्टी लगा दूंगी। याद आ रहा है? तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से तो कहीं ना कहीं चीजें हुई, लेकिन कहा गया कि मैं संरक्षक हूं और संरक्षक होने के नाते मैं राज्य की परिभाषा में नहीं हूं। वास्तविक रूप में यहां होना चाहिए था कि यदि मेरे द्वारा भी कभी उल्लंघन हो तो मैं भी राज्य की परिभाषा के तहत उस उल्लंघन के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगी। कई बार ऐसा हो जाता है, देखो ये अमेरिका में ऐसा है कि किसी व्यक्ति को यदि कोई भी न्यायपालिका दंड दे दे और बाद में पता चले कि उसने अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में गुजारे लेकिन वो कोई अपराधी नहीं था, तो मुआवजा देना पड़ता है। भारत में ऐसे कई मामले हैं जहां मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। तो फाइनली क्लियर हुआ कि भारत के राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका नहीं है। प्राधिकारी, अथॉरिटी का मतलब होता है अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब। प्रत्येक समूह जिसे सरकार की ओर से वेतन मिले वो सरकार की अथॉरिटी, या निर्णय को जारी करने, निर्णय का बाध्यकारी तरीके से पालन करने की वह अथॉरिटी के पास पावर हो तो वह अथॉरिटी है, या आर्थिक दंड देने की उसके पास शक्ति हो तो वह सरकार की अथॉरिटी मानी जाएगी। फिर आर्टिकल 13, यह बहुत ही विवादास्पद रहा और इसी विवाद ने बेसिक स्ट्रक्चर की शक्ल ली। आर्टिकल 13 में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अजीब सी बात लिखी है, और वो बात यह है कि संसद ऐसा कोई कानून या विधि नहीं बना सकती जो नागरिक के मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त करती हो।
अब सवाल है कि विधि और कानून तो नहीं बना सकती, ये क्लियर हुआ, और अगर कोई कानून बन भी जाए तो उसे मूल अधिकारों के हनन के आधार पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। पर सवाल है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है, संशोधन, क्या वो संशोधन कोई विधि या कानून है या नहीं? भाई विधि या कानून तो वो भी माना जाना चाहिए था ना। पर ध्यान से सुनेंगे, सज्जन सिंह बनाम भारत राज्य को, या सबसे पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य, झगड़ा है आर्टिकल 13 में विधि नहीं बनाई जा सकती और 368 संविधान संशोधन की शक्ति है। संविधान संशोधन के माध्यम से 13 में संशोधन हो सकता है कि नहीं, 14 में भी हो सकता है। तो सवाल खड़ा हुआ कि महोदय ठीक है, कानून नहीं बना सकती, संशोधन कर सकती है कि नहीं? तो पहला मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है शंकरी प्रसाद में कि भाई 13 अलग हैं, 368 अलग है। 368 से तो 13 भी बदल दिया जा सकता है। 13 कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है 368, उसके तहत कुछ भी किया जा सकता है। सज्जन सिंह मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 13 और 368 अलग है। बस गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट अचानक कह देती है कि महोदय ये क्या बकवास लगा के रखी है, विधि, कानून, संविधान संशोधन सब एक ही है और किसी भी तरीके से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ये मामला आता है उसके बाद पूरे देश में हलचल अलग ही हो जाती है। वो सभी लोग गड़े मुर्दे जाग उठते हैं कि हमारी जमीनें अब फिर से मिलने का मौका मिल गया है और माहौल ही बदल जाता है। फाइनली केशवानंद भारती मामले में अंतिम निर्णय करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है 13 अलग हैं और 368 अलग हैं। कानून और विधि नहीं बना सकती लेकिन संविधान संशोधन कर सकती है। मतलब मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संविधान संशोधन के माध्यम से ही। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि संसद इस प्रकार की कोई विधि बनाती है तो वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होगी। संविधान का संशोधन विधि की परिभाषा के दायरे में नहीं है। विधि का बल रखने वाली, ये थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे, विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा, रूढ़ि, नियम या अध्यादेश भी सम्मिलित है। जैसे विधि, प्रथा का मतलब होता है जैसे कुछ प्रथाएं ऐसी है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, जैसे सबरीमाला। तो सबरीमाला का जो मामला था वो कई पीढ़ियों से चला रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट में जब महिलाएं इस मामले को लेकर गई तो उन्होंने कहा ये तो हमारे समता का उल्लंघन हुआ, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, पुरुष को अंदर जाने दे रहे हैं, मतलब ये तो पूरी तरह से विभेद हो रहा है। और क्योंकि मंदिर एक सार्वजनिक जगह है, वो किसी व्यक्ति विशेष की पूरी तरह से संपत्ति तो मानी नहीं जा सकती। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, ये जो प्रथा है ये मूल अधिकारों का क्या कर रही है, उल्लंघन। तो कोई प्रथा भी यदि उल्लंघन करें तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रथा को शून्य करार दे देंगे। कोई नियम उल्लंघन करें, शून्य कर दिए जाएंगे। बस मूल अधिकारों का उल्लंघन या समापन किस तरीके से हो सकता है, संविधान संशोधन के माध्यम से। अध्यादेश का मतलब होता है एक कानून जो कि 1, 2, 3 के तहत देश में बनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थितियों में उसे निर्मित करते हैं। वो अध्यादेश भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। मूल अधिकारों को संशोधित करने का, बदलने का, सीमित करने का सरकार के पास केवल एक तरीका है और वो है संविधान संशोधन। आर्टिकल 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी का मतलब होता है पुरानी तारीख से लागू होने वाला नहीं है। संविधान लागू होने से पहले भारत में लागू वह कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वह स्वतः ही शून्य नहीं होते। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे देश में कई सारे सीआरपीसी और आईपीसी के कानून आज भी ब्रिटिशर्स के हमने लेकर रखे, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में लागू किए थे। अगर वो मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो वो अपने आप शून्य नहीं होंगे जब तक कि मेरे पास तुम उसको लेकर नहीं आओगे। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मैं जब तक ना कहूं पुराना कोई कानून शून्य नहीं माना जाएगा, भले ही वो मूल अधिकारों का हनन भी क्यों ना करे। तो हम इसे कहेंगे कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं है, बल्कि वो तभी शून्य माने जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस प्रकार के कानून को शून्य घोषित करे। इसका तात्पर्य है कि आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले के बने हैं और आज भी विद्यमान हैं, इन कानूनों का कोई प्रावधान जो भाग 3 के विरुद्ध अथवा संविधान के विरुद्ध होने के बावजूद भी तब तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायालय उसे अवैध घोषित ना करे। पृथक करणीयता का सिद्धांत गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बस ऐसे समझो कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का वायलेशन करेगा तो पूरा कानून शून्य नहीं होगा, केवल उतना हिस्सा शून्य होगा जितना वायलेशन कर रहा है। इसे ऐसे समझो कि एक सेब है, उसका कुछ भाग खराब हो गया है तो पूरा सेब फेंका नहीं जाएगा, उतना हिस्सा काट कर उस सेब का उपयोग किया जाएगा। मतलब कानून पूरी तरह से खत्म नहीं होता, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो तब भी केवल वही खत्म होगा जो हिस्सा उल्लंघन करेगा। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो समस्त कानून को शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कानून के केवल उस भाग को शून्य घोषित किया जाना चाहिए जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। कानून का शेष भाग चूंकि मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है अतः वह विद्यमान रहेगा। एक उदाहरण अगर हम देखें तो दल बदल वाला, कि भाई दल बदल वाले में एक संविधान के दायरे का उल्लंघन हुआ,
अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने की ताकत हुई, तो हमने कहा भाई ये तो गलत है, अंतिम निर्णय नहीं होगा, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में लोग आ सकते हैं, तो हमने केवल उतने प्रावधान को समाप्त किया, पर दल बदल का कानून पूरा खत्म नहीं हुआ। सिंपल सा है कि जो चीज संविधान के दायरों का उल्लंघन करेगी उतना ही हिस्सा खत्म माना जाएगा, बाकी तो हिस्सा चल जाएगा। फिर एक मामला है आच्छादन का सिद्धांत, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। उन कानूनों के संबंध में जो संविधान बनने से पहले बने थे और वर्तमान में भी लागू है। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून है और वह मूल अधिकारों का हनन करता है, और मान लीजिए वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि भाई वो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह कानून अब नहीं चलेगा। लेकिन अगर संसद उस हिस्से को हटा दे उस कानून के जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा था, तो फिर बाद में उसके हटने के बाद वो कानून सामान्य लागू किया जा सकता है। आच्छादन मतलब उस पर मूल अधिकारों की परछाई आ गई और इस कारण से वह निष्क्रिय हो गया। लेकिन अगर वह मूल अधिकारों के उल्लंघन वाली बात हटा दो तो फिर वह कानून पुनः लागू किया जा सकता है। लेकिन ये कौन से कानून? पहले के, आजादी से पहले के जो उपस्थित है। संविधान लागू होने से पहले मौजूद ऐसा कानून, उन कानूनों के ऐसे भाग जो आज भी लागू हैं, मूल अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण शून्य हो गए। दरअसल वे शून्य अथवा निरस्त नहीं होते। इस प्रकार के कानून पर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है और वह निष्प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो उतना हिस्सा हटा दो तो वापिस प्रभावी हो जाएंगे। कालांतर में जब संविधान संशोधन अथवा उन कानूनों में संशोधन द्वारा वह भाग मूल अधिकार अथवा संविधान के अनुकूल हो जाता है तो वे पुनः सक्रिय और प्रभावी हो जाते हैं। सीडीएस 2018। अध्यादेश भूतलक्षी हो सकता है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। वैसे तो अध्यादेश हम पढ़ेंगे तब ज्यादा बेटर हम इसका जवाब दे सकते हैं कौन से कथन सही है। पहले तो दूसरा तो गारंटेड है, एलिमिनेशन पर आते हैं। दूसरा गारंटेड है तो बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि विधि की परिभाषा में अध्यादेश भी शामिल है। क्या राष्ट्रपति द्वारा संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता? संविधान संशोधन इकलौती ऐसी ताकत जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल बराबरी में हैं। क्या ऐसा कोई संविधान संशोधन याद आ रहा है? देखो, कृषि कानून एक कानून होता है। कानून का मतलब होता है साधारण सी बात। क्या संविधान संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से लाया जा सकता है? और तीसरा, अध्यादेश भूतलक्षी हो सकता है। भूतलक्षी मतलब आज राष्ट्रपति एक कानून बताए और कहे कि यह कानून आज से नहीं 3 साल पहले से लागू हो जाएगा। भूतलक्षी तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, मुझे भी मतलब है इस सवाल का जवाब। आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि अध्यादेश कानून की बातचीत है और कानून पिछली डेट से लागू किए जाते हैं। अध्यादेश कानून से जुड़ी हुई बातचीत है, लेकिन संविधान संशोधन में कोई अध्यादेश नहीं आ सकते। तो आंसर आना चाहिए था उपयुक्त तीनों। फिर रिपीट कर रहा हूं, भूतलक्षी का मतलब राष्ट्रपति किसी कानून को, जैसे कृषि कानून ले लीजिए, और कृषि कानून को आज साइन करे लेकिन कहें कि ये 2017 से लागू माने जाएंगे, तो ये हमारे देश में स्वीकृति है। आंसर आएगा, तीनों ही बातें इसमें सही होगी। अब आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारे देश का पहला मूल अधिकार, समता का पहला ही आर्टिकल, समानता या समता के अधिकार का पहला आर्टिकल, जो राज्य को बताता है कि आप विभेद नहीं कर सकते। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता अगर नकारात्मक देखी जाए, मतलब राज्य ऐसा नहीं करेगा, तो यह ब्रिटिश अवधारणा है। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकार का अभाव है, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, और यही कहलाता है विधि की सर्वोच्चता। समझिएगा इसे। 2 प्रकार की समता होती है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा और दूसरा कि राज्य ऐसा करेगा। तो राज्य ऐसा नहीं करेगा ये ब्रिटिशर कंसेप्ट है और राज्य ऐसा करेगा अमेरिकन कंसेप्ट है। तो निगेटिव कंसेप्ट कहां से आया है? ब्रिटेन से, जिसमें हम कहेंगे कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि किसी को केवल जाति धर्म के आधार पर मना कर दे। विधि का समान संरक्षण अमेरिकी अवधारणा है, सकारात्मक संदर्भ है कि समान परिस्थिति में राज्य समान व्यवहार, सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून का एक जैसा प्रयोग। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सभी के साथ कानून के सामने समानता का व्यवहार करेगा। और उधर क्या आएगा? राज्य किसी को जाति धर्म किसी भी आधार पर विभेद करने का प्रयास नहीं करेगा। तो वो नहीं है और ये हां है, पर बातें दोनों की एक ही हैं। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, पर दोनों को कई बार नेगेटिव पॉजिटिव में लिया जाता है।
जहां समान और असमान के बीच अलग व्यवहार होता है आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत। वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए। मतलब समान असमान के बीच अलग व्यवहार। भाई जैसे हम जानते हैं कि पुलिस, तो पुलिस में एक होता है कि भाई उसका जो हाइट होनी चाहिए वो इतना होना चाहिए, फिर उसके सीने की चौड़ाई की बात आएगी, तो यहां पर पुरुषों के लिए लगेगा, महिलाओं के लिए वो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब राज्य तर्क संगत वर्गीकरण कर सकता है पर वह बनावटी नहीं होना चाहिए। फिर विधायिका कार्यपालिका द्वारा निर्मित अथवा क्रियान्वित कानून किसी भी अधिकारी को उस कानून को लागू करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां प्रदान नहीं करता। अर्थात कानून को उसी मात्रा में उसी दायरे तक लागू किया जा सकता है जिस मात्रा या सीमा तक लागू करने के लिए सक्षम अधिकारी को सशक्त किया गया। इसको ऐसे समझो कि भाई जो डीएम है उसकी ताकत जितनी है वो उतना ही समानता ला पाएगा, उसके पास सेक्रेटरी के बराबर की ताकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है। समानता का मतलब यह नहीं हुआ कि एक साधारण सा व्यक्ति भी समानता को लागू करने के लिए शक्ति की असीमित मात्रा का उपयोग करे। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समानता लाने के लिए जितनी उसकी ताकत है उतनी ही ताकत से समानता ला पाएगा। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ताकत सुप्रीम कोर्ट के बराबर की हो जाएगी केवल किस बात के लिए? समानता लाने के लिए। विवेकहीन या अमर्यादित तरीके से कानून को लागू करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन। सीडीएस सिविल सर्विस 2021। अनिर्देशित और अनियंत्रित, देखो बहुत कठिन सवाल है रियल में। मतलब अभी तो आपको लग रहा है कि ठीक है बहुत हो गया, उत्तर आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2021 का ये जो सवाल था लोग उत्तर तब निकाल पाए होंगे। तो अगर किसी भी प्राधिकारी को अनियंत्रित विवेक अधिकार दे दिया जाए तो भारत के संविधान के आर्टिकल में किसका उल्लंघन माना जाएगा? आर्टिकल 14, क्योंकि आप समानता के नाम पर किसी भी संस्था को उसकी शक्ति से ज्यादा शक्ति नहीं सौंप सकते। पॉइंट क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पॉइंट है, नोट कर लेना। आर्टिकल 14 खुले तौर पर कहता है कि समानता लानी जरूर है, लेकिन समानता लाने के लिए आपके पास असीमित शक्ति नहीं है, जितनी है उतनी ही प्रयास करिए, अन्यथा वो शक्ति ऊपरी संस्था उस जगह पर उपलब्ध कराएगी। तो आर्टिकल 14 इस सवाल की बात है कि विवेकहीन और अमर्यादित तरीके से कानून को लागू करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। फिर सीडीएस एग्जाम 2021, भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आंसर 14, ये आ जाना चाहिए सभी को। अब आते हैं आर्टिकल 15, समता के अधिकार का दूसरा आर्टिकल। समता में टोटल 5 आर्टिकल हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का मतलब राज्य को यह अधिकार नहीं है कि केवल, समझना यहां शब्द पर, केवल, जैसे आपने मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश पीसीएस का फॉर्म भरा और मध्य प्रदेश पीसीएस ने वो फॉर्म इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि आप यूपी के हैं, तो आप कहां जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की। भाई राज्य मेरे ऊपर केवल इसलिए मेरा फॉर्म रद्द कर रहा है क्योंकि मैं दूसरे राज्य का हूं, तो ये तो किसका उल्लंघन है? मूल अधिकार आर्टिकल 15 का। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद, तो फिर एनडीए की भर्ती में केवल लड़कों की भर्ती क्यों? इसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा और कहा कि अब एनडीए की भर्ती में भी लड़कियां आएगी, और इसीलिए क्योंकि केवल आपने उसे मना क्यों किया था? लिंग के आधार पर। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करता हो और केवल इस आधार पर विरोध करेगा तो वहां भी मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इन जगहों पर भी मूल अधिकारों का उल्लंघन, भली वो प्राइवेट क्यों ना हो। यह क्यों किया सरकार ने? क्योंकि हमारे देश में जातिगत बहुत सारे दुराग्रह थे, तो इसलिए समता का मतलब केवल हम लोग ही नहीं, अगर कोई प्राइवेट संस्था भी जिसकी दुकान, जिसका भोजनालय, जिसका होटल या सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान, वो आपको बाहर नहीं निकाल सकता। केवल किस? इस आधार पर आप मान लो सिनेमा हॉल में गए, पैसे नहीं, टिकट नहीं, तो वह होटल में खाना खा लिया, पैसे नहीं दिए, तो वो पिटाई कर सकता है। वैसे पिटाई करने का अधिकार कहीं नहीं है। पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए प्रयोग समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें, सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के संबंध में भी किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन पर, मान लीजिए मैंने अपने मकान में अपने लिए कुआं खोदा है, क्या वहां मैं लोगों को रोक सकता हूं कि नहीं? क्योंकि वो मेरा अपना निजी है, या तो वह राज्य की निधि से पोषित। अब समझना, मान लो कि सरकार ने किसी गरीब को खेत में कुआं खोदने का एक तरीके से पैसा दिया, अब उस कुएं को केवल वह इसलिए नहीं किसी को मना कर सकता है क्योंकि वो एक विशिष्ट जाति का है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य द्वारा महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। राज्य सामाजिक
और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये चौथी बात कब जोड़ी गई? 1951 के पहले संविधान संशोधन के तहत। तो आर्टिकल 15 में विभेद पूरी तरह से नकारा गया और आर्टिकल 14 में कानून के सामने समानता की बात चर्चाएं की गई है। पांचवा, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के तथा सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। कब जोड़ा गया? ये 2005 में। और फिर अब लेटेस्ट में छठवां पॉइंट जोड़ा कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, साथ ही उन्हें सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी आरक्षण प्रदान कर सकता है, किंतु इस प्रकार का आरक्षण 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 103वां संविधान संशोधन 2000 EWS। तो इसके कारण SC ST के सर्टिफिकेट बनने लगे, इसके कारण OBC के सर्टिफिकेट बनने लगे और इसके कारण EWS के सर्टिफिकेट बनने लगे। फिर रिपीट कर दें, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से चीजें भी देखी गई है। अब आर्थिक रूप का मतलब है कि कहीं वह संपन्न व्यक्ति ही सुविधा का लाभ ना ले। और इसीलिए जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो यूपीएससी इसमें अपडेट चीज मांगती है। कई लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनके रिजेक्ट हो रहे हैं और अचानक टेंशन बढ़ गया है कि सर अब 10 दिन में तो बनेगा नहीं, क्या करें, फॉर्म अप्लाई करें या ना करें? फॉर्म अप्लाई करो, मान लिया जाएगा कि आप ओपन कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, अगली बार आप रिजर्वेशन के साथ भर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब समझो, नहीं कंटिन्यू नहीं, अब समझो क्या होता है। मैं एक मामला बता देता हूं। 2013 का मामला है, मेरा ही विद्यार्थी था, IIT पास आउट था, उसका इंटरव्यू था, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट था वह सर्टिफिकेट 1-1.5 साल पुराना था और इस साल उसके पिताजी की संपत्ति OBC में क्रीमिलियर के ऊपर चली गई थी। अब मामला यह हुआ कि भाई इसको रिजर्वेशन मिले कि ना मिले, तो OBC आयोग तो उस समय भी था, भले ही वह संवैधानिक नहीं था। मामला OBC आयोग के पास गया, तब OBC आयोग ने निर्णय दिया कि नॉन क्रीमिलियर केवल तब माना जाएगा जब निरंतर 3 वर्ष किसी व्यक्ति की आय उस क्रीमिलियर की सीमा को पार कर रही हो, तभी वो क्रीमिलियर माना जाए, अन्यथा उसको रिजर्वेशन के पूरे अधिकार मिलेंगे। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 साल से क्रीमिलियर में आ रहा है, लेकिन तीसरे साल वो नॉन क्रीमिलियर था, मतलब वो अभी भी नॉन क्रीमिलियर ही है। जब 3 साल लगातार OBC कैटेगरी में वो क्रीमिलियर बनेगा, तब जाकर उसके रिजर्वेशन खत्म होंगे। वही नियम EWS का भी है। अगर EWS में निरंतर 3 साल उसकी जो आय है वह सीमा को क्रॉस कर रही है, तो फिर उसको रिजर्वेशन का हक नहीं है। लेकिन 3 में से 2 साल क्रॉस कर रही लेकिन 1 साल नहीं कर रही है, तो उसे अभी रिजर्वेशन का हक है। और इसीलिए इस बार यूपीएससी के फॉर्म में पूरा क्लियरली बताया कि वो 3 वर्षों के आय प्रमाण पत्र के आधार पर सारी चीजें होगी। तो सर्टिफिकेट अगर आ गया तो मान लिया जाएगा, इसलिए लेटेस्ट सर्टिफिकेट को ही अपनाया जा रहा है। लेकिन SC ST में ऐसा आर्थिक कोई आधार आज भी नहीं है, इसलिए उनका अगर 2014 का भी बना हुआ है तो भी वह स्वीकार कर लिया जाएगा, उसमें कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वही जैसे 1 ईयर मतलब फिर से अपडेट, OBC भी अब 1 ईयर ही हो गया। फिर अगर यूपीएससी की बात करें तो वो भी अब क्या हो गया, 1 ईयर ही वैलिड, अगले साल फिर अपडेट। फिर आपको, क्योंकि इस बार तो डेट बता दी, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 21 फरवरी 2023 के बीच बना हुआ ही रहेगा, तो ही वैलिड कहां है, फॉर्म भर ही नहीं जा रहे हैं, कई बार एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है वो। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इधर ध्यान दे, संदर्भ में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन कहलाएगा? जिसे राज्य के द्वारा समय समय पर कानून बनाकर पारिवारिक आय, आर्थिक अलाभ और अन्य संकेतकों के आधार पर, मतलब जो आर्टिकल 15 का 6वां पॉइंट था वह समय के साथ बदलता रहेगा। ये क्लैरिटी ला दी है, क्योंकि समय के साथ राज्य परिभाषा बदलेगा कि कौन अब गरीब है और कौन गरीब नहीं है। तो आर्टिकल 15 में सुविधाएं भी दी गई, विभेद भी किया गया, ये समता का ही प्रमाण है। फिर आते आर्टिकल 16, राज्य के अधीन लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के अवसर की समता। मतलब अब बातचीत आ रही है एक तरीके से नौकरियों की, ये इसके पहले एक जनरल बातचीत थी। सरकारी नौकरी के संबंध में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। राज्य विधि बनाकर किसी सरकारी सेवा के निवास की शर्त जोड़ सकता है, जैसे हरियाणा में किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में 50% कहा गया है कि MP के ही लोग रहेंगे और बाकी 50% हम बाहर के ले सकते हैं। राज्य सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दे सकता है। राज्य SC ST के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण दे सकता है। ये शब्द ध्यान से सुनेंगे, ये बात किसकी है? प्रमोशन की। और प्रमोशन में केवल रिजर्वेशन किनको है? नौकरी में SC ST OBC EWS सबको रिजर्वेशन है, लेकिन प्रमोशन का मतलब होता है
कि अब समझना, मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, सारी कैटेगरी के लोगों की भर्तियां होगी, लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद आपके साथ चुना गया एक एसटी कैंडिडेट आपका सीनियर रहेगा। यह है कानूनी रूप से। देखो उसका कारण है, समझना, ऐसा मत सोचेगा कि यह निर्णय ऐसे ही ले लिया गया होगा। 1997 में एक रिपोर्ट आई थी, जैसे एक मंडल कमीशन बना था ओबीसी के लिए, वैसे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि भारत में रिजर्वेशन के कारण चीजें तो बेटर हुई लेकिन अभी भी समानता नहीं आ पाई। हमने कहा भी क्या होगा ऐसा, तो उच्च पद, खास करके सेना में जितने ऊंचे पद थे, ब्रिगेडियर, कर्नल, ऐसे पदों पर बड़े मुश्किल से 700 परिवार के लोग ही अभी तक पहुंच पाए थे, जबकि वो पद लगभग 7000 से ज्यादा के थे। इसका मतलब कुछ जगह पर कुछ ही लोग नियंत्रण कायम कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एससी एसटी को रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन वो सच में उतने अभी एलिजिबल नहीं हुए कि वो बड़े पद तक पहुंच सके, क्योंकि वो भर्तियां तो कर हो जाती थी लेकिन वो पदोन्नति प्राप्त नहीं कर पाते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी को पदोन्नति में रिजर्वेशन दिया गया है। तो एससी एसटी के 2 रिजर्वेशन है, एक तो नौकरी पाने के और दूसरे प्रमोशन के। यहां कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ हो जाती है, पर मैं एक चीज बता दूं, यह रिजर्वेशन का मकसद समता के सिद्धांत का पालन करना है। आरक्षण के संबंध में कैरी फॉरवर्ड का नियम, इस संबंध में आरक्षण की 50% की सीमा लागू नहीं होगी, अर्थात कैरी फॉरवर्ड आरक्षण को अलग माना जाएगा। 81वां संविधान संशोधन, ये बता देता हूं मैं। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई डॉक्टर के पद जो भर्ती करने थे, सरकारी डॉक्टर, उसमें एसटी कैंडिडेट की 12 सीटें थी, लेकिन उस साल 3 ही कैंडिडेट ने आवेदन किया और 9 कैंडिडेट तो आवेदन भी नहीं किए। मतलब 12 में से केवल कितनी सीटें भरी गई? 3। कितनी बच गई? अगले साल वह एसटी में 9 सीटें और जुड़ जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इस बार तो रिजर्वेशन 54% तक चला गया, क्योंकि उसमें 9 सीटें तो पिछली वाली है। इसका नाम रखा गया कैरी फॉरवर्ड। फिर रिपीट कर दूं, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे किसी मामले में अगर सीटें पिछली बार नहीं भरी गई थी तो वो अगले साल भरी जाएगी, लेकिन जब अगले साल भरी जाएगी तो हो सकता है कि उनकी सीटें जनरल की सीटों से भी ज्यादा हो जाए। तो ऐसा आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये तो 50% का क्या हो गया, उल्लंघन, क्योंकि ये उल्लंघन नहीं, किस नियम का पालन है? शब्द क्लियर है? राज्य धार्मिक संस्था के किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के धर्म विशेष से संबंधित होने की शर्त लगा सकता है। क्यों? क्योंकि सिखों का जो गुरुद्वारा है, क्या वहां पर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उस धर्म के नियमों का पालन कर पाएगा? क्या मंदिरों में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति चल जाएगा? हिंदू धर्म में किसी भी जाति का चल सकता है, लेकिन दूसरे धर्म का नहीं। क्या मस्जिदों में कोई दूसरे धर्म वाला? तो वहां पर एक धर्म की शर्त रहेगी। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर आप तो धर्म के नाम पर क्या कर रहे हो, विभेद कर रहे हो। यह अनुमति रहती है। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में अधिकतम 10% का आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये नौकरी की बात है और उधर वो जनरल बात है कल्याण की। वलसम्मा पाल बनाम कोचीन यूनिवर्सिटी, किसी उच्च जाति, ये समझ लीजिए जरा इंपॉर्टेंट है, ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। मान लीजिए कि एक एससी कैंडिडेट ने, एक एससी महिला ने सामान्य वर्ग के व्यक्ति से विवाह किया, तो क्या उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर एक साधारण पुरुष ने एससी कैंडिडेट से विवाह किया तो वो एससी बन जाएगा? नहीं। रिजर्वेशन के मापदंड बदलेंगे नहीं। फिर मेरा सवाल है, जनरल कैटेगरी का पुरुष और मान लेते हैं कि एसटी कैटेगरी की महिला में विवाह हुआ, तो बच्चे किस कैटेगरी के माने जाएंगे? याद रखेंगे, किसके पक्ष में? नहीं। इसमें मामला पहुंच चुका है। यह निर्भर करता है कि, क्योंकि यह विभेद हो जाएगा ना, अगर आप पिता पक्ष को मान रहे हो तो इसका मतलब आप कानून में पुरुषवादी वाले हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर है कि वो अपना सरनेम कौन सा लेना चाहता है। पिता का भी ले सकता है और माता का भी सरनेम। जिसका सरनेम उसे पसंद है उसके अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके सारे सर्टिफिकेट में सरनेम वही रहेगा जो उसके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। वो माता पिता निर्णय ले लेते हैं कि उसमें भाई निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा मत सोचना पिता पक्ष नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर यहां पर लिंग विभेद की बात आ जाएगी। वापिस, हाँ नहीं बच्चा नहीं, वही तो मैंने बोला, माता पिता डिसाइड कर लेते हैं और ऑब्वियसली आप तो जानते हो। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, छोटी सी बात, तुम्हें क्या लगता है कि जीवन सच में इतना सरल है? अब जैसे तुम्हारा डीएम मान लो आईएएस सिलेक्शन हुआ और आपको केरल कैडर मिला, तो कई बार विद्यार्थी आते हैं कि सर थोड़ी मदद चाहिए। मैंने कहा क्या? कोई लाल या लाली? अब उधर अगर मान लो लाल कैंडिडेट लाल है तो लाली, लाली है तो लाल ढूंढ रहे हैं। वो करे कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एमपी में है और शादी नहीं हुई है। अब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि विवाह होने के बाद कैडर फिर पूछा जाता है। ऐसा मत सोचना कि विवाह के बाद कैडर मतलब लड़की का ही बदलेगा। ये कोई समाज नहीं है, देश है, पूछा जाएगा आप दोनों लोग केरल जाना चाहते हो कि एमपी में। यहां तक कि अब मैं एक चीज और बता रहा हूं जो शायद नहीं सुनाई आएगी। मान लो कि लड़का स्टेट की पीसीएस परीक्षा से चयनित है और लड़की यूपीएससी से चयनित है और दोनों के कैडर अलग अलग है, एक गुजरात कैडर है और एक वेस्ट बंगाल है, तो भी शादी के बाद दोनों से पुनः पूछा जाएगा आप दोनों लोग वेस्ट बंगाल जाना चाहेंगे कि गुजरात। ये तक चीजें होती है। अब समझो स्टेट सर्विस। अब आप ये सोचोगे कि सर वो तो स्टेट से निकला, भाई भले स्टेट से निकला, वही पद उसे गुजरात में उपलब्ध कराया जाएगा।
तो ये पॉइंट भी होता है, पर अभी तुम्हारे लिए काम का नहीं हो, तब जब चयन हो जाए उसके बाद। यहां तक कि मेरे पास ऐसा एक मामला है कि उन लोगों ने शादी भी नाम मात्र के लिए की, विवाह हो गया, ट्रांसफर हो गया, 6 महीने बाद तलाक। और इसमें कुछ थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि विवाह कोई गारंटी वाली बातचीत तो नहीं है, क्योंकि कोई समाज थोड़ी के साथ जन्मों का बंधन है भाई, ये तो कानून के तहत सारी बातचीत। और वास्तविक रूप में पूछा कि क्या मामला था, तो उन्होंने कहा कि अब सर क्या करें, कैडर बदल नहीं रहे थे, ट्रांसफर हो नहीं रहा था, तो एक अच्छा विकल्प ये भी लोग तलाश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें इतनी खतरनाक लेवल तक भी जा सकती है। हाँ, अपना होम स्टेट क्यों नहीं मिलेगा? पहली रैंक वाला व्यक्ति, उससे पूछा जाता है कि भाई आपने जो भरी है वरीयता, उसमें मान लो 4 राज्य है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से राज्य में, जब सीट खाली हो, सब हो, तो क्यों नहीं मिलेगा? अब मान लो 12वीं रैंक आ गई और मध्य प्रदेश में 2 सीटें खाली थी, आपका होम स्टेट एमपी है, तो 12 रैंक से पहले तो 8-9 लोग हैं ना, 11 लोग हैं, दोनों ने अगर एमपी ले लिया है किसी ने, तो खत्म हो गई सीटें। हर राज्य में भी तो आईएएस की एक निश्चित सीटें होती है, सब मिलता है, और अगर ना मिले तो एक आखिरी तरीका और नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, इसे कहते हैं जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, डेपुटेशन। तो थोड़ा परिचय वरिचय अच्छा रहे नेताओं के साथ, तो डेपुटेशन के तहत आप अपने राज्य में चले जाते हैं 3 से लेकर 5 साल, बाकी रिलेशन अच्छे हो जाए तो कई बार बुढ़ापा वही आता है, मतलब कोई अंतिम रूप में ट्रांसफर नहीं होते। किसी उच्च जाति के महिला या पुरुष द्वारा पिछड़ी जाति के महिला या पुरुष से शादी करने पर उच्च जाति के पुरुष या महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और न ही पिछड़े वर्ग की महिला पुरुष आरक्षण से वंचित होंगे। विवाह के कारण रिजर्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ट्रांसजेंडर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल बनाम भारत संघ 2016, आर्टिकल 14, 15 और 16 में उल्लेखित शब्द लिंग का तात्पर्य केवल पुरुष या महिला से नहीं, इसमें ट्रांसजेंडर भी सम्मिलित है। लिंग के दायरे को केवल जैविक लिंग के आधार पर न परखा जाए, बल्कि इसके अंतर्गत वे लोग भी आते हैं जो स्वयं को ना तो पुरुष और ना ही महिला मानते हैं, अथवा वे प्राकृतिक रूप से भी वह ऐसे नहीं है। यह पॉइंट 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, और इसलिए अब जब भी सभी सरकारी फॉर्म में 3 चीजें भरी जाती हैं, मेल, फीमेल, अदर या ट्रांसजेंडर वर्ड आता है। देखो, ट्रांसजेंडर शब्द में क्लियर है, ट्रांसजेंडर, ट्रांस मतलब परिवर्तन, जेंडर मतलब लिंग, जिन्होंने लिंग परिवर्तन किया है। आज की दुनिया में एक व्यक्ति जो जिसका जन्म पुरुष के रूप में हुआ था, वो अपने आप को पूर्ण रूप से महिला बना सकता है, और जिसका जन्म पूर्ण रूप से महिला के रूप में हुआ था, वो अपने आप को पूर्ण रूप से पुरुष बना सकता है, क्योंकि केवल और केवल जेनाइटल ऑर्गन को रिमूव करके नए ऑर्गन लगाए जाते हैं। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो यह थोड़े महंगे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन आजकल ये होने लग गए हैं, और इस कारण से ट्रांसजेंडर को यह अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहे तो अब अपने आप को पुरुष या महिला घोषित करें, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं उनकी अपनी एक अलग पहचान हो, तो वो अपने आप को ट्रांसजेंडर के रूप में शामिल कर सकते हैं। देखो, ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर अलग है। थर्ड जेंडर का मतलब ऐसे लोग जो या तो पुरुष या महिला हैं, लेकिन उनमें लैंगिक क्षमताओं का अभाव है, उनके लैंगिक अंग विकसित नहीं हुए हैं, जैसे जिन्हें हम सामान्य रूप में कई बार हिजड़ा हमारे समाज में कह देते हैं। और रियल में बहुत बुरी बात यह है कि हमने उन्हें अपने मूल अधिकारों से क्यों वंचित रखा? केवल एक लैंगिक अक्षमता के कारण। क्या लैंगिक अक्षमता के कारण उनके मानवीय अधिकार नहीं होने चाहिए? उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। आप अगर उनकी विचारों या उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको पता चला कि सच में वो कितनी संकट का सामना करते हैं। इमेजिन करो कि उन्हें बाथरूम में जाना है, अगर वो महिला बाथरूम में जाती है तो महिलाएं उनके ऊपर चिल्ला देती कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और यदि वो पुरुष बाथरूम में चले जाए तो पुरुष वाले उनकी मजा लेने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो उनके लिए एक चैलेंज हो गया साधारण सा, केवल मतलब बाथरूम जैसी प्रक्रिया के लिए उन्हें कितना संकट झेलना पड़ रहा है। तो इसीलिए देश में बहुत जरूरी है कि लोग अभी तक इन लोगों के मूल अधिकारों को नहीं दे रहे थे, लेकिन अब धीमे धीमे अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि भाई उनका दोष क्या है, उन्होंने स्वयं क्या गलत किया है। हम इतना तो किसी हत्यारे को भी तकलीफ नहीं देते जितना कि उन बिना अपराध के लोगों को दंडित कर रहे हैं। तो धीमे धीमे बदलाव आ रहे हैं और समाज में अब उनको स्वीकार करने की चीजें शुरू हुई हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला, सर्वोच्च न्यायालय 2020, हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति। फिर आते हैं आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी का सबसे मुख्य अधिकार है कि भाई आप अस्पर्शता कहीं भी अपनाएंगे नहीं, किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं, और इस प्रकार का व्यवहार कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अनटचेबिलिटी अधिनियम 1955, किसी भी रूप में अस्पर्शता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान 1 जून 1955 से प्रभावी, लेकिन 1965 में गठित इलाया पेरूमल समिति की अनुशंसा के आधार पर उसमें संशोधन, नाम ही बदला गया उसका। अब उसका नाम क्या रख दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। मध्य प्रदेश में इस पर सवाल अलग से पूछे जाते हैं। फिर है आर्टिकल 18, समता का आखिरी अधिकार की किसी भी प्रकार के टाइटल आप धारण, जैसे राजाधिराज, महाराज, नवाबों के नवाब, ऐसी चीजें स्वीकार नहीं होगी। पर आजकल कुछ लोग ऐसे टाइटल अपना रहे हैं, जैसे कि भारत रत्न, तो ये टाइटल नहीं है, एक तरीके का क्या है, सम्मान, लेकिन केवल एक जगह अपवाद है, ऐसे टाइटल लिए जा सकते हैं सेना के द्वारा। वो ब्रिगेडियर वर्ड यूज कर सकते हैं, वो कर्नल वर्ड यूज कर सकते हैं, जनरल वर्ड यूज कर सकते हैं।
जो शिक्षा संबंधी है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती है, वो भी चल जाएंगे, लेकिन ऐसे कोई अधिकार नहीं जो विभेद पैदा करे। उपाधियों का अंत, राज्य द्वारा सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं। भारत के कोई नागरिक द्वारा किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के भी कोई उपाधि स्वीकार, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन में सर की उपाधि होती है, या फिर कई प्रकार की उपाधियां आज भी विश्व में अलग अलग दी जाती हैं, तो ये तभी होगी जब राष्ट्रपति क्या कह दे, ठीक है ये अनुमति आपको हम देते हैं। तो ये 14 से लेकर 18 बताते चलेंगे। विधि के समक्ष 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर मूल स्थान, मूल वंश लिख दीजिए, आधार पर विभेद नहीं। 16, नौकरियों में इस आधार पर विभेद नहीं। 17, अनटचेबिलिटी, और 18, उपाधियों का अंत। तो मुझे लगता है 17, 18 और 14 आसान है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की बात रहेगी। यहां पर राज्य विरोध मतलब विभेद नहीं करेगा, और यहां पर राज्य नौकरियों में विभेद नहीं करेगा, लेकिन वहां रिजर्वेशन के भी क्लॉज जोड़े गए हैं। अब आते हैं स्वतंत्रता में, सबसे पहला है 19, फिर 20, 21 और 22। 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगम, संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का स्वतंत्रता कब जोड़ा गया? ये 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब जैसे देश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कल तुम बायोस्फीयर रिजर्व चले जाओ और कहो कि अब मैं कोर जोन में इस टाइगर के साथ रहूंगा, तो यहां हम तुम्हें खींचकर वापस लाएंगे कि ये तुम्हें अधिकार नहीं है। जहां सरकार ने प्रतिबंध लगाए वहां पर तो प्रतिबंध रहेंगे। जैसे इसमें यह अधिकार भी है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। आपने सुना, अच्छा कल से आपने डॉक्टर का दवाखाना अपने घर में खोल दिया और लिख दिया अपना नाम डॉक्टर अजय प्रसाद, और आप सोचने लगे कि अब तो कोई भी मैं इलाज कर सकता हूं, तो यह स्वीकार नहीं है। कुछ जगह जहां योग्यता की बात है वहां प्रतिबंध तो रहेंगे, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से दो नई बातें इसमें ध्यान देना। एक तो सहकारी सोसाइटी बनाने का भी अधिकार किसमें है? आर्टिकल 19 में, और जो दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में संपत्ति के अर्जन या निपटान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, केवल आजीविका अर्जन के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता, कि भाई आजीविका के लिए आप कोई काम धंधा कर सकते हो, इसकी तुम्हें फ्रीडम रहेगी। पर आर्टिकल 19 आत्यंतिक नहीं है। आत्यंतिक मतलब उस पर प्रतिबंध है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा खतरे में है तो आपके बोलने पर प्रतिबंध, आपके एकजुट होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, आप ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे कि दो देशों के बीच झगड़े हो सकते हैं, तो आपके पूरे वीडियो पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी नैतिकता के आधार पर न्यायालय की अवमानना, मानहानि, न्यायालय की अवमानना मतलब न्यायालय का आप बहुत भला बुरा कुछ बोल रहे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और किसी को अपराध के लिए अगर ऐसा है तो आपकी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन सभी कार्यों के लिए आप पर प्रतिबंध आर्टिकल 19 के तहत लगाए जा सकते हैं। दिल्ली शाहीन बाग मामला 2020, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक जगह पर कब्जा। भाई आपको हमने अधिकार दिया है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए जो जगह है वो आपकी मालिकाना हक की नहीं है। जैसे सड़क पर बैठ गए और आपने कहा कि अभी सड़क से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हड़ताल और बंद, याद रखेंगे, हड़ताल का अधिकार है, बंद का अधिकार नहीं है। हड़ताल पॉजिटिव है, आप विरोध व्यक्त कर रहे हैं। बंद निगेटिव है, आप जबरदस्ती लोगों को काम करने से रोक रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय भरत कुमार के मामले में हड़ताल करने का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकार, किंतु बंद गैर कानूनी कृत्य मतलब कुछ प्रोहिबिटेड कंडीशन। हड़ताल करने का अधिकार किसी व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह राज्य या सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु बंद का अधिकार एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ये वाला अधिकार किसी को भी नहीं है। सीडीएस 2022, भारत के संविधान के यथोचित संशोधित आर्टिकल 19(1) में निम्नलिखित में क्या क्या शामिल है? भाषण और अभिव्यक्ति है या नहीं? ये तो हटा दीजिए। शांति से बिना शस्त्र इकट्ठे होना, दूसरा तो गारंटेड होगा संपत्ति का अर्जन और निपटान करना,
भाई संपत्ति आप आजीविका के रूप में कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति का डिस्पोज या एक्वायर वाली कोई बातचीत नहीं रहेगी। मतलब तीसरा तो हो ही नहीं सकता। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना और जाना, हम कहेंगे कि आंसर आना चाहिए पहला, दूसरा और चौथा। सीडीएस 2021, भारत का संविधान स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा आरोपित कतिपय युक्ति युक्त निर्बंधों के अधीन है। ये निर्बंधन किससे संबंधित है? मानहानि, शिष्टाचार और नैतिकता, किसी अपराध के लिए उकसाना, हिंदी में, अंग्रेजी में इंसाइटमेंट। आंसर क्या आएगा? भाई आप किसी का अपमान थोड़ी कर सकते हैं, अगर अपमान होगा तो आप पर मानहानि का केस किया जा सकता है। वैसे भी अभी मानहानि के मामले बढ़ने वाले हैं। अब आते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरे अधिकार से, लेकिन यह ऐसा अधिकार जो आपातकाल में भी खत्म वास्तविक अधिकार है, तो यही है जो किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं होता। विशेष रूप में इसको सीमित करने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ कदम उठा सकती है। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा, दोहरे संकट या दोहरे अभियोजन से सुरक्षा। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब कुछ लोग गलत सोच लेते हैं। इसका मतलब सोचते हैं कि एक चोरी की सजा भी वही और 10 चोरी की सजा भी वही। नहीं है, ये गलत है। भाई हो सकता है एक चोरी की 1.5 महीने की सजा, दूसरे चोरी की 6 महीने की, तीसरे चोरी की 6 साल की सजा मिल सकती, भले चोरी के ही मामले हो। जैसे राम रहीम के मामले में 2 बार बलात्कार के तहत दंड दिया जा रहा है, तो ये 2 बार इसलिए क्योंकि अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां इसका केवल इतना अर्थ है कि किसी एक अपराध के लिए आपको दंडित किया गया, सजा आप काट कर आ गए। अब कोई व्यक्ति आपको यह नहीं कह सकता कि महोदय इस दंड को और कठोर करें और अब इसको पुनः दंडित करें, तो यह संभव नहीं है। एक दंड के लिए सजा एक ही बार, पर अगर आपने वही दोहराया तो हो सकता है आपको अलग से फिर से सजा भी मिल सके। ऐसे कई अपराधी हमारे देश में जिनको 5-5 आजीवन कारावास मिले हैं। ये रियल फैक्ट बता रहा हूं। 5-5 आजीवन मतलब मान लो पहले में 2 साल पहले छोड़ा जा रहा है, लेकिन तत्काल का अभी दूसरा शुरू हो गया, फिर तीसरा, तो आजीवन कारावास 5-5 बार इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे 5 बार जघन्य अपराध किए होंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे लोग व्हाट्सएप में छोटे बोल देते हैं कि एक मर्डर करो या 100 सजा एक ही नहीं है। हो सकता है कि आपको 3 बार फांसी पर लटकाने की सजा दी जाए, अगर मान लेते जीवित बच जाता है। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत, मतलब मान लीजिए कि मामला 2004 का है, किसी बच्चे के शोषण का, और अब पॉक्सो कानून आ गया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2004 के अपराध के मामले में आप पॉक्सो कानून के तहत पर मामला उस समय का था, दर्ज किया गया। अब अगर दर्ज होगा तो आज के कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए, मतलब जैसे मूवीज में दिखाया जाता है पुलिस पीट रही है और फिर वो मान लेता है कि ठीक है, हो सकता है वहां मान ले, पर कोर्ट में पहुंचकर कहेगा महोदय आप देख सकते हैं मुझे कितना मारा गया होगा, तो फिर वह सारी बात रद्द हो सकती है। इसलिए याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपराध करते समय विद्यमान कानून के अनुसार सजा, यह प्रावधान केवल आपराधिक मामलों के संबंध में ही लागू होता है, सिविल मामलों के संबंध में नहीं। अर्थात सिविल मामलों में नए कानून के अनुसार व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक्चुअल में 2005 में कानून आया था हमारे देश में, संपत्ति का अधिकार लड़कियों को भी दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंच गया जिसमें लड़की का जन्म 1980 का है, तो उसके वकील ने दलील दी, पुरुष वाले, उसने कहा महोदय कानून 2005 का है, तो आज वो कानून उन लोगों के लिए होगा जो 2005 के बाद लड़कियों का जन्म होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये किसने कहा तुमसे? सिविल मामलों में अगर उस लड़की का जन्म 1970 का हो, 60 का हो, यहां पर अब उसे संपत्ति का अधिकार मिल गया, मतलब अब वो कभी भी अपनी संपत्ति मांग सकती है। मैं तुम्हें यह सूचित कर रहा हूं, दादी को बता देना कि अभी हम जिंदा हैं, तो मामले पूरे उठाए जा सकते हैं और बहुत सारे मामले अप्लाई वहां किए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे कि अपराध करते समय विद्यमान कानून की सजा केवल कहां लगेगी? सिविल मामले जो होते हैं वहां पर पुरानी कानून के तहत भी या नए कानून के तहत भी पुरानी बात की जा सकती है। 2020 सीडीएस का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? फिर बता रहा हूं, इजी लग रहा है अभी, लेकिन कई लोगों को तो यह शब्द ही समझ में नहीं आया होगा कि दोहरा खतरा क्या था। तो दोहरे खतरे का अभिप्राय है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड किसी को दिया नहीं जा सकता। मूल अधिकार के संदर्भ में कुछ लैटिन शब्द है और मैंने ऐसा फील किया है कि इस बार ये आने चाहिए। ऑडी अल्टेरम पार्टेम, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, निष्पक्ष सुनवाई, नॉन बिस इन आइडेम, दोष सिद्ध व्यक्ति को पुनः उसी मामले के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। ओत्रेपुआ एक्विट, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। ओत्रेपुआ कन्विक्ट, एक ही अपराध के लिए अलग अलग अदालतों में मुकदमा नहीं। यह मामला क्या हो गया था,
कोई एक व्यक्ति थे जिन्होंने जब मान लो कोई ऐसा बयान दिया जिससे लोगों को लगा कि मेरी भावनाएं आहत हो गई, तो मध्य प्रदेश में भी एफआईआर हो गई, तमिलनाडु में भी एफआईआर हो गई, पटना में भी एफआईआर हो गई। तो हमने कहा भाई मामला एक, व्यक्ति एक, तो आप इतने केस कैसे लड़ेगा, तो कोई एक जगह पूरे मामले लाए जाने चाहिए, ऐसा नियम भी लगाया जाता है। तो उसका नाम है उत्रेफा कन्विक्ट। सारी बातें समझ में आ रही हैं? उस समय भी यही बातचीत थी कि कई सारे जो मामले हैं आप एक ही जगह सारे मामले ट्रांसफर करेंगे। जैसे मैं बता देता हूं, आप जब हमारे संस्थान या अकेडमी में एडमिशन लेंगे तो वहां लिखा आता है कि दिल्ली जुरिडिक्शन, मतलब आप रहते कहीं भी हो, मामले तो इसी न्यायालय में सुलटाए जाएंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि हम अपने राज्य में करेंगे, तो उसको हमारा वकील वही खारिज कर देगा कि देखो इन्होंने साइन किया था कि ये दिल्ली आने को तैयार हैं ताकि दिल्ली में मामले को लड़ा जा सकता है। तो फिर से ऑडी अल्टेरम पार्टेम, दूसरे पक्ष को भी सुनिए। नॉन बिस इन आइडेम, दोष सिद्ध व्यक्ति को पुनः उस मामले के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। ओत्रेपवा एक्विट, एक अपराध के लिए एक ही बार। ओत्रेपवा कन्विक्ट, एक ही अपराध के लिए अलग अलग अदालतों में मुकदमा नहीं। यह आया है लेकिन सीडीएस जैसी परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जा सकता, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। तो एक्विट का मतलब होता है एक ही बार। नॉन बिस इन आइडेम मतलब पुनः अभियोजित नहीं कर सकते। ओत्रेपवा कन्विक्ट, एक ही अदालत में उस मामले को चलाए। ऑडी अल्टेरम पोर्टेम, कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित, मतलब जब तक दूसरे पक्ष की बातचीत ना सुनी जाए, सजा को डिक्लेयर ना किया जाए। आर्टिकल 21, अकेला ऐसा आर्टिकल, सच में अगर वो अधिकार सारे नागरिकों को मिल गए तो बाकी किसी अधिकार की जरूरत ही। आर्टिकल 21 में अपनी मर्जी के व्यक्ति से विवाह करने का भी अधिकार है। मैं तुम्हें यह सूचित क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हें इस समय इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। तो आर्टिकल 21, किसी व्यक्ति को उसके प्राण, देखो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल देखना अद्भुत ही है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब गाड़ी पलटाना अलाउ। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। यही कहने का मतलब है हमारे देश में सबसे खराब अपराधी होता है आतंकवादी, जिसका उदाहरण है कसाब। कसाब जैसे आतंकवादी को भी हमने बकायदा मामला लड़कर उसको वकील भी दिया गया ताकि वह भी अपने मामले में अपनी बात रख सके, और उन परिस्थिति में भी पूरी तरह से न्याय करते हुए उसे फांसी की सजा दी गई, क्योंकि हम आर्टिकल 21 से बंधे हुए हैं कि उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भले ही देखो, हो सकता है कि कसाब के कारण हमारे देश के सरकार के खर्चे हो गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहेगी ये तो मूर्खता है, लेकिन हम कोई जंगल में रहने वाले लोग नहीं हैं कि किसी को तीर और धनुष कमान से मार देंगे। हम एक सभ्य और ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पर दंडित करने के जो नियम हैं उनका कभी उल्लंघन नहीं होता। और यह हम प्रमाणित कब कर सकते हैं? ऐसे उदाहरणों में ही। यह स्पष्ट करने की कोशिश होती है कि हमारा समाज इतना सभ्य है कि वह देश के सबसे बड़े शत्रु को भी न्याय देने के बाद ही दंडित करता है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि देश की सभ्यता और देश की संस्कृति दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर सके। हम इतने ज्यादा कमजोर लोग नहीं हैं कि एक व्यक्ति से डर जाए, हम उतने मजबूत और सक्षम हैं कि उसके साथ भी न्याय की प्रक्रिया का पूरा पालन करें। उसे यह बता दे कि तुम जिस देश में हो भले ही वहां तुम्हें ऐसा अधिकार नहीं मिलता, लेकिन हम लोग कुछ और है, तुमसे ज्यादा समझदार, बुद्धिजीवी और सभ्य हैं। हमारे अंदर ऐसी असभ्यता और क्रूरता नहीं है कि हम बिना निर्णय के तुम्हें मार डाले। हम बकायदा न्यायालय के सामने इन बातों को सत्यापित करेंगे कि तुम थे, और फिर तुम्हें हम दंडित करेंगे। तो कई बार ये मामले ऐसे आ जाते हैं जहां लोग ये सोचते हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन याद रखें आर्टिकल 21 न केवल देश के नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी अधिकार देता है कि हमारे देश में विधि की प्रक्रिया के बगैर किसी की जिंदगी खत्म नहीं की जा सकती। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। हमारे देश में वैसे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल 21 में है। विधि द्वारा स्थापित, समझना विधि द्वारा स्थापित का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में लिखा गया है कि यदि कोई सोसाइटी में कचरा डालेगा तो उस पर 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि यदि कोई सोसाइटी में गंदगी फैलाएगा तो 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। यदि कोई सोसाइटी में स्पीड से बाइक चलाएगा तो उस पर 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये विधि द्वारा लिख दिया उस सोसाइटी में। अब मान लो कि भाई कचरा फैलाने के भी कई तरीके हैं। पहला व्यक्ति बेचारा गलती से उससे कागज गिर गया, दूसरा व्यक्ति जानबूझकर कागज उड़ाते हुए जा रहा है, और तीसरा व्यक्ति केवल लोगों को चिढ़ाने के लिए, लोगों के सामने अपनी हवाबाजी दिखाने के लिए कागज उड़ा रहा है।
तो तीनों अपराध अब एक तो नहीं है, एक तो गलती से हुआ है, लेकिन ये दो लोगों को दंडित करना जरूरी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहती है कि पढ़ो, नियम क्या था, 100 रुपए की पेनल्टी तीनों को लगा दो। पर विधि की उचित प्रक्रिया कहती है कि नहीं, उचित के तहत जो व्यक्ति ज्यादा हवाबाजी कर रहा है उससे 5 लाख लो, जिससे गलती से हो गया होगा उसको माफ कर दो। उचित प्रक्रिया वास्तविक रूप में कानून के दायरे से भी बढ़कर होती है। क्या हमारे देश में यह है? हां, अब हो रही है। हमारे देश में सबसे बड़ा चीज है इसके लिए मूल ढांचा। मूल ढांचा देखो, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर। मुझे बताओ, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वह राष्ट्रपति को सुनना होगा, सुनना मतलब हमारे कोलेजियम पद्धति के तहत। पर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है कि नहीं? कर सकती। संसद ने संशोधन किया, आर्टिकल संविधान संशोधन 99, और लिख दिया कि कोलेजियम नहीं, अब न्यायिक नियुक्ति आयोग रहेगा। और अब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह मूल ढांचे के आधार पर गलत है। वैसे तो देखा जाए संसद ने जो संशोधन कर दिया वो नया संविधान बन गया, लेकिन उसे गलत साबित किया केवल किस आधार पर? एक और उदाहरण लेते हैं, दल बदल कानून के तहत जो निर्णय अध्यक्ष ले वो अंतिम होता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अंतिम नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन तो मेरा मूल ढांचे का हिस्सा है। इसलिए वहां भी क्या रहेगा? उचित प्रक्रिया। हमारे देश में संविधान में तो विधि की स्थापित प्रक्रिया का वर्णन है, लेकिन न्यायपालिका ने अब इसको उचित प्रक्रिया में बदल दिया है। उचित प्रक्रिया अमेरिका का कंसेप्ट है। उचित प्रक्रिया का मतलब होता है कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दंडित करना। जैसे एक मूवीज में आता है कि एक हीरो है जिसने गाड़ी कैसे भी चलाई और एक्सीडेंट किया, तो उस हीरो को सजा दी गई कि जाओ तुम वृद्धाश्रम में और 6 महीने उन बुजुर्गों की सेवा करो। तो क्या यह विधि की स्थापित प्रक्रिया है? विधि में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो यह क्या था? उचित प्रक्रिया। तो कई बार जैसे हमारे देश में विवाद होते हैं कि हम लोग ऐसे दंड में ऐसी सजा क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे देश में संविधान में मुख्य रूप से विधि की स्थापित प्रक्रिया है, जबकि ऐसी प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? उचित प्रक्रिया। परिस्थिति के अनुसार निर्णय को बदला जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य संविधान अथवा संविधान के अनुकूल अन्य कानून द्वारा लिखित रूप से स्थापित व्यवस्था से है। वही विधि की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य न्यायालय द्वारा स्थापित उस व्यवस्था से है जिसका निष्कर्ष अथवा मूल भावना न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करने के दौरान प्राप्त करता है। न्यायाधीश को लगता है कि यह मामला बड़ा विशिष्ट है, इसको दिए गए कानूनों के अंतर्गत समझाना कठिन और मुश्किल है, तब हम एक विशेष नजरिए से इस मामले को देखेंगे। यह भारत में केवल किस लिए अब स्थापित हो पा रहा है? मूल ढांचे का कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर उचित प्रक्रिया भारत में बढ़ रही है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य व्यक्ति को उसके प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधायी का बनाया गया कानून तार्किक होना चाहिए। भाई अब आपने कानून बनाया कि हम उसको फांसी की सजा देंगे, पर मान लेते हैं हमारे देश में कोई ऐसा क्रूर शासक आ गया जिसने कहा कि चौराहे पर लटकाकर पत्थरों से मारा जाए, तो हम सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है? ये विधि की स्थापित प्रक्रिया तार्किकताएं होनी चाहिए, सभ्यता का पालन होना चाहिए, और समय के साथ दंड कठोर की जगह नरम होते जाते हैं। ये दंड तो आदि काल के जमाने के रहेंगे तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब कानून भी हो लेकिन वह तार्किक होना चाहिए। साथ ही कार्यपालिका द्वारा उस कानून को तार्किक तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए। श्रीपद दुबल बनाम महाराष्ट्र 1987 आत्महत्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। देखना ये कानून पर कई बार मुझे बहुत हंसी आ जाती है और उसके कारण कई बार बुरा भी लगता है। मतलब अगर आत्महत्या के लिए निकले तो लौटना मत, नहीं तो जेल जाना है, क्योंकि अगर बच गए तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन। न्यायाधीश कह रहे हैं सरकार से, महोदय उसकी जान तुम बचा नहीं पाए तो फिर तुम दोषी हो, लेकिन वो बचकर कैसे आ गया? तुम उसको पकड़ो और जेल में डालो, क्योंकि वह तुम्हें अपने अधिकार जो उसके थे उसको सुरक्षित करने का मौका नहीं दे रहा है। मतलब थोड़ा सा ये मामला सच में वापस जाना चाहिए और इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। मुझे बताओ, जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए, उसे डॉक्टरी सहायता मिले, उसे पूछा जाए कि तुम्हें तनाव क्यों है, और उससे पूछा जाए कि इतना बड़ा कदम तुमने क्यों उठाया, कि उसको जेल में बंद कर दिया जाए। पर हमारे देश में ये कानून अद्भुत है और इसे कई बार हास्य का विषय बना दिया जाता है। दुनिया का अकेला देश है जहां आत्महत्या करके बचने वाले को जेल जाना पड़ता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसका मीनिंग क्या है? ये तो बात ऐसी हो गई, पिताजी ने क्या कह दिया कि बेटा अगर आईएएस नहीं बने तो तुम्हारा चेहरा मत दिखाना मुझे। तो ये तो खतरनाक है ना भाई। हम कहेंगे कि क्या हमारा पालन पोषण केवल इसी पद के लिए किया गया था? तो बता देते बचपन से ही हाथ पर थप्पा लगा के तुम्हें आईएएस बनना है, ताकि उसे बचपन से ही ट्रेनिंग देते रहते कि भाई अगर आईएएस नहीं बने तो फिर तुम्हें परिवार में आने का हक नहीं होगा। तो ये गलत चीजें हैं, ऐसी चीजों पर सच में निर्णय लेने की जरूरत है। दूसरा, ज्ञान कोर बनाम पंजाब राज्य में आर्टिकल 21 मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार। अब देखो यहां से उस कानून का या उस संविधान के आर्टिकल की बातें बदलने लगी। ओरिजिनली लिखा हुआ क्या है? विधि की
स्थापित प्रक्रिया से ही उसे अपनी दैहिक या प्राण से वंचित किया जा सकता है। लेकिन अब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जीवन भी कैसा होना चाहिए, गरिमामय। अब गरिमामय जीवन के तो कई क्राइटेरिया हैं भाई। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम्हारे अनुसार गरिमामय जीवन क्या है, तो बोले जब तक मुझे अंबानी के घर में ना बिठाया जाए मैं गरिमामय जीवन नहीं मानता। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो गरिमामय जीवन का दायरा व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ, ये मुद्दा बहुत ही तीव्र मुद्दा था। आर्टिकल 21 के अंतर्गत इच्छा मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। अभी फिर से बहस इस पर हुई थी। हाँ, लेकिन जैसे स्विट्जरलैंड लेकर आया है मशीन, ऐसी मशीन है स्विट्जरलैंड की जिसमें बिना दर्द के मृत्यु होती है। यूथेनेशिया के लिए स्विट्जरलैंड में अनुमति है। हमारे देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना करके रखा है। निष्क्रिय यूथेनेशिया हमारे यहां पर है। पैसिव जिसको हम कहते हैं, निष्क्रिय जिसे कहते हैं, मतलब मान लीजिए कोई सपोर्ट सिस्टम पर है और सपोर्ट सिस्टम हटाने की जरूरत आ गई है, तो उस प्रकार की चीजों में डॉक्टर, उसकी देखरेख, कई सारी चीजें। लेकिन नॉर्मली पूछा जाए तो हमारे देश में अभी भी यूथेनेशिया की अनुमति नहीं। फिर एक परंपरा है जैन धर्म की, संथाल परंपरा। तो क्या ये प्रथा, याद करिए आर्टिकल 13, कोई प्रथा अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो तो वो प्रथा भी बंद हो सकती है। तो क्या ये प्रथा बंद हो सकती है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई यह प्रथा भारतीय कानून का आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, इसलिए आप सारा त्याग कर सकते हैं लेकिन प्राण का त्याग नहीं कर सकते। कई जगह पर अपने अनुसार चोरी छिपे हो तो बात अलग है। तो शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में यूथेनेशिया की बात है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, आर्टिकल 21 विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण देता है। भाई आर्टिकल 21 ही नहीं, वैसे तो पूरे मूल अधिकारी हमें बचाता है किनसे, न केवल विधायिका से बल्कि कार्यपालिका से भी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश, आर्टिकल 21 नागरिक और गैर नागरिक। मलिक सिंह बनाम पंजाब राज्य, आर्टिकल 21 में निजता का भी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, फोन टेप करना निजता के अधिकार के खिलाफ है। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली, ये भी बहुत अच्छा अधिकार है। विदेश में भ्रमण करने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। मतलब विजय माल्या कह सकते हैं कि मैंने तो आर्टिकल 21 का पालन किया है और मैं विदेश भ्रमण करने गया था। नीरव मोदी भी ऐसा कह सकते हैं। फ्रांसिस कोरेली बनाम भारत संघ 1981, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। अब वापिस आ गए हम गरिमामय जीवन। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार। देखो उस समय तो ये 21 में था लेकिन अब ये 21 ए में बकायदा वर्णित किया गया है। एसपी मेहता बनाम भारत संघ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार। देखते चलिए क्या क्या आ गया इसके अंतर्गत। आत्महत्या इसमें नहीं है, यूथेनेशिया इसमें नहीं है, यह एक तरीके से नागरिक गैर नागरिक दोनों को है। निजता आ गई, फोन टेप न करना, विदेशी भ्रमण का अधिकार, मानवीय गरिमा, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, कार्यस्थल पर महिला की सुरक्षा से संबंधित निर्देश। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2009, दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को संवैधानिक मान्यता। धारा 377 आर्टिकल 14, 15 और 21 के विरुद्ध मानते हुए इसके एक भाग को खारिज किया गया और समलैंगिक संबंधों को हमारे देश में अब अपराध नहीं माना जाता है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, आईटी एक्ट की धारा 66A। उस समय एक मामला हुआ था महाराष्ट्र में कि उस लड़की ने सोशल साइट पर बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो उस पर केस हो गया था और उसे गिरफ्तार किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मतलब समान है, उसके अंतर्गत है, तो आप उनको गिरफ्तार कर रहे तो उसका उल्लंघन है, क्योंकि धारा 66A असीमित स्वतंत्रता प्रदान करती है। मतलब यहां पर कहा गया है कि भाई आईटी एक्ट की धारा 66A। शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, यह भी हाल फिलहाल का मामला है। 3 तलाक गैर कानूनी है, लेकिन वो 21 के तहत नहीं बताया गया बल्कि उसको 14 और 15 के तहत डिक्लेयर किया गया कि विभेद हम धर्म के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं। 2021, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? यह तो बहुत सिंपल सवाल है। 2022 सीडीएस, भारत, यह मुद्दा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 14, 15 का उल्लंघन करती है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में निर्णित किया गया था? मुझे लगता है हमारी टीम ने वो वर्णन किया है मामलों का। तो नाज फाउंडेशन में ये था। शायरा बानो बनाम भारत संघ था ट्रिपल तलाक के लिए, वो ट्रिपल तलाक को बताने के लिए। फिर श्रेया सिंगल बनाम 66A और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण नहीं। तो वो एक्चुअली हमारी टीम ने इसको समझाने के लिए डाला है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत और भी अधिकार है, देखते चलो क्या क्या है।
अपनी पसंद के पुरुष या महिला के साथ परस्पर सहमति से विवाह का अधिकार। त्वरित विचारण मतलब भाई मेरी अर्जी जल्द से जल्द सुनी जाए, मतलब न्यायालय में मेरे मामले को जल्द से जल्द लिया जाए। कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार। लावारिस मृतकों का शिष्टता और शालीनता से दाह संस्कार। अगर कोई लावारिस डेड बॉडी पर भी किसी प्रकार से हमला करता है तो वह भी एक जघन्य अपराध ही माना गया है। भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार। धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार। विद्यार्थियों का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार। सौंदर्य प्रतियोगिता में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार। बिजली का अधिकार। हथकड़ी, बेड़ियों, एकांतवास से संरक्षण का अधिकार। लेकिन एकांतवास कोरोना में तो किया गया, तो वो विशेष परिस्थिति में रहेगा। और ये बहुत बड़ा अधिकार तुम्हें आज पता चला है। अब माता जी ने कभी समय से पहले उठा दिया तो आप ये कह सकते हैं कि आप नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा उल्लंघन कर दिया है। इसके लिए मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। तुम पहुंचो ना पहुंचो तुम्हारी स्थिति दयनीय जरूर होने वाली है। तो इतने सारे अधिकार आर्टिकल 21 में है। तो देखो इसमें इतने याद नहीं रखे, बस इतना याद रखे कि 19 में कौन सा है, बाकी जितने सब हैं वो केवल 21 में ही है। तो आप सभी ना याद रखें, बल्कि 21 को छोड़ दो और बाकी याद कर लो, फिर जो बच गया वो 21 में ही होगा। ऐसा याद रखेंगे हम लोग। राइट टू शेल्टर, जहां एक जैसे ठंड के समय में इनको बातचीत आती है, गरिमामय जीवन का हिस्सा है, क्योंकि आपको रक्षा करने का दायित्व, सुरक्षा का दायित्व सरकार ने दिया है। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बालकों को, समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान संशोधन 86 वर्ष 2002 आर्टिकल 21A, इसी को हम कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। पर उम्र पर गौर करेंगे, 6 से, इसके बाद राज्य की कोई गारंटी और इसके पहले भी राज्य की कोई गारंटी नहीं है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किसी एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अब देखो मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित क्यों करना पड़ा होगा, क्योंकि जिसको मूल अधिकार मिला वो 6 से 14 वर्ष का एक बच्चा है, उसको खुद नहीं पता है कि उसको ये मूल अधिकार मिला है। तो उसके लिए तो कार्रवाई किसको करनी पड़ेगी? पेरेंट्स को, जो हमारे जैसे वयस्क लोग हैं उनको। तो वयस्कों को यह दायित्व दिया गया है पेरेंट्स को कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे, और अगर कोई इंस्टीट्यूट मना कर रहा हो तो आप उसकी कार्रवाई हम पर छोड़ दीजिए। पर क्या यहां प्राइवेट लोगों पर भी लगेगा? हाँ, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर दायरा फिक्स्ड है। एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, उस मूवी में इस कहानी का वर्णन किया गया है कि कैसे अमीर माता पिता अपने बच्चे को दिल्ली जैसी जगह पर एडमिशन दिलाने के लिए गरीब बनने का नाटक करते हैं, वो भी किस लिए? केवल आर्टिकल 21A के अंतर्गत। इस मूवी से आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 21A कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आर्टिकल 22 स्वतंत्रता का लास्ट आर्टिकल, चेहरे भयानक ना करो, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, थोड़ा ब्रेक देंगे जब अधिकार पूरी तरह से खत्म होंगे। फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। आज अगर फंडामेंटल ड्यूटी खत्म नहीं हुआ तो इसका परिणाम मुझे कल फिर स्पीड पकड़नी होगी, और फिर स्पीड होगी तो पॉलिटी में मजा नहीं रहेगा। तो वापिस आते हैं आर्टिकल 22, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब गिरफ्तार कोई करने आए और आप कह रहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तो कोई हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। आर्टिकल 22 का उन व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें नजरबंद किया गया हो। नजरबंद का अर्थ होता है अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले लेना, ताकि वह व्यक्ति उस संभावित अपराध को अंजाम, जब चुनाव होते हैं तो कई लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है, जो जनरली चर्चित है, फेमस है कि ये तो आएगा ही। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक बड़ा सवाल यहां है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 किसी भी आपातकाल में खत्म नहीं होते, पर अब 21 तो बहुत बड़ा हो गया है। 21 में तो केवल दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता की बात है। तो क्या वो सारे आर्टिकल, ये जो सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डाले हैं, क्या वे सभी आपातकाल में सुरक्षित रहेंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं भी जानता हूं कि 20 और 21, पर मैंने आपको बताया 21 अब कोई एक थोड़ी रहा, भंडार है, पूरी टोकरी भर गई अधिकारों की। तो मेरा सवाल यह है, आपातकाल में आर्टिकल 21 नहीं खत्म होता, तो क्या वो सारे आर्टिकल, सारे के सारे अधिकार जो न्यायालय ने समय समय पर हमें दिए, वो सारे क्या खत्म नहीं होंगे आपातकाल में? इक्कीस खत्म नहीं होता। ध्यान से सुनना, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भी नहीं है, मतलब अभी इसका पूरा प्रश्न चिन्ह, मतलब हम कह सकते कोई निर्णय नहीं है। जो 21 में वास्तविक लिखा गया है वो तो गारंटेड खत्म नहीं होगा,
लेकिन जो टोकरी भर के दिए गए हैं उस पे क्या होगा अभी वो स्पष्ट। इसलिए अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि आपातकाल में कौन सा आर्टिकल खत्म नहीं होता और उसमें वर्णन हो सकता है निजता खत्म हो जाए, हो सकता है बाकी भी खत्म हो जाए क्योंकि अभी उन पे कोई निर्णय, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वो खत्म नहीं होगा। पॉइंट पर ध्यान देना। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद नहीं रखा जाता। यदि किसी कारण 3 महीने से अधिक समय के लिए नजरबंद करना है तो इसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाना पड़ेगा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें हाईकोर्ट के जज होंगे। वो निर्णय लेंगे कि हाँ भाई इस आदमी को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद रखो। यदि यह बोर्ड सलाह देता है तो उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। अभी हमने केवल 2 अधिकार देखे, एक था समता का और दूसरा था स्वतंत्रता का। अब 2 आर्टिकल हैं जो शोषण से हमारी रक्षा करता है और सरकार को यह दायित्व देता है कि किसी भी नागरिक का शोषण ना हो। पहला है इसमें आर्टिकल 23, जिसे हम कहेंगे मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है किसी से बलपूर्वक काम करवाना। जैसे घर में कई बार पिताजी कहते हैं कि अगर पानी नहीं लाए तो तुम्हारी पिटाई धुलाई कर दी जाएगी, तो ये आपको रक्षा देगा किससे? बलात् श्रम से। तो आप ये कह सकते हैं पिताजी को कि ये मेरे मूल अधिकार 23 का उल्लंघन है। वो बाद में आपका निर्णय है कि आपके साथ क्या होगा। पर इसमें अपवाद देख लो, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण कोरोना की महामारी में जितने सरकारी डॉक्टर थे, क्या वे अपनी जॉब छोड़ सकते थे? नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब राज्य को लगे कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए तुम्हारी सेवाएं अनिवार्य हैं, तब तक आप लोगों को वहां जबरदस्ती भी काम करना पड़ सकता है। आर्टिकल 24, राज्य किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकट वाली गतिविधि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाएगा। यह प्रतिबंध किसी नुकसान न पहुंचने वाले कार्यों के संबंध में लागू, मतलब मान लीजिए कि किसी अभिनेता का 7 साल का बेटा किसी मूवी में काम कर रहा है तो वो चलेगा। कोई भी चाय की दुकान जो पिताजी की थी, वहां यदि अपना ही पुत्र काम कर रहा है तो वह भी चलेगा। लेकिन जहां कोई भी नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, जैसे फैक्ट्री, खान या अन्य संकट वाली गतिविधि में, वहां राज्य पर रिक्वेस्ट की गई है, आदेश दिया गया है कि आप ऐसे कार्यों में बच्चों के सम्मिलित होने को रोकोगे। तो छोटे सादे काम चल सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई खतरनाक काम स्वीकार नहीं है। फिर है हमारा चौथा मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने अनुरूप धर्म मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25, सभी व्यक्ति को धर्म को मानने, धर्म के अनुसार आचरण करने तथा उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता। लेकिन 2 अपवाद इसमें हैं, स्पष्टीकरण है, अपवाद नहीं। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता रहेगी और हिंदू शब्द का मतलब सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी रहेगा। आर्टिकल 26, प्रत्येक समुदाय को अपनी धार्मिक गतिविधियां प्रबंधित करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई कथा का आयोजन करना चाहता है तो वो कर सकता है। धार्मिक कार्यों के संबंध में कोई चल अचल संपत्ति को खरीदना या बेचना, यदि कोई धर्म का व्यक्ति अपने मंदिर के निर्माण के लिए जमीन खरीदकर वहां मंदिर बनाना चाहता है तो वह कर सकता है। आर्टिकल 27, किसी व्यक्ति पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य कोई कर, एक अर्थ यह भी कि राज्य धर्म के आधार पर कभी टैक्स की वसूली नहीं कर सकता। और यही बड़ा कारण है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक क्षेत्र हैं, संगठन हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगते, विशेषकर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में आने वाले पैसों में। आर्टिकल 28, धर्म का अंतिम मूल अधिकार, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने, उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी अल्पसंख्यक 2 प्रकार के परिभाषित है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, भाषा लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने और प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आई थिंक 28 गलत हो गया है। 28 में क्या है? सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध, और नहीं, यदि निजी स्कूल में भी आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो वह आप बाध्यकारी नहीं कर सकते। जैसे सूर्य नमस्कार, यह केस मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट गया था, तो वहां के हाईकोर्ट ने कहा कि सूर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक प्रकार का व्यायाम है, इसलिए यहां पर कोई धार्मिक शिक्षा की बात नहीं है। लेकिन किसी पर्टिकुलर धार्मिक शिक्षा को आप स्कूलों में नहीं दे सकते हैं, और किसी प्राइवेट स्कूल में भी देना है तो वह कंपलसरी नहीं किया जा सकता है।
फिर आर्टिकल 30 में वापिस आते हैं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलना जैसे मदरसा। तो क्या मदरसा पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी? क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत उन्हें यह अधिकार दिया गया है। क्या संस्कृत भाषा के लिए स्कूल खोलने का विशेष अधिकार है? क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा अब वास्तविक रूप में अल्पसंख्यकों की हो गई है। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे इस समय अल्पसंख्यक मंत्रालय में मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मंत्रालय में जनरली अभी तक के रिकॉर्ड में कई बार मुस्लिम ही मिलते थे मंत्री। अब जो स्मृति ईरानी मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में एक ईसाई समुदाय के व्यक्ति है, तो वो भी अल्पसंख्यक समुदाय ही है, दोनों के दोनों, इसलिए उनको इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वापिस आइए अब जरा इस पर एक बार पूरे आर्टिकल देख लेते, फिर 32 पर आएंगे हम मेनली। सबसे पहले हमने बात कही 14 से लेकर तो 22 अब दोहरा नहीं रहे। 23 की बात करते बलात् श्रम, यह प्रतिबंधित है। 24 पर बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी ऐसे जोखिम वाले काम में लगाया नहीं जा सकता जहां रिस्क हो। 25 धार्मिक अंतकरण की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यक्रम के लिए चल अचल संपत्ति कहो या फिर अपना कार्यक्रम का प्रबंधन कहो। 27 धार्मिक टैक्स नहीं। 28 स्कूलों में धार्मिक शिक्षा। 29 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। और 30 वही अल्पसंख्यक अपने स्कूल खोल सकते हैं और उन्हें सुरक्षित अपनी भाषा लिपि को रखने का अधिकार है। फिर है आर्टिकल 31, 31 बी, 31 सी। वैसे बी को अब इसलिए भी नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि 300 ए में से बी को भी खत्म किया गया है। आर्टिकल 31 ए और 31 सी के अनुसार अनुच्छेद 39 बी, 39 सी में वर्णित प्रावधानों को लागू करने के लिए, यहां इसमें प्रावधान है कि संपत्ति किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कानून को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं। 31 ए और 31 सी में लिखा गया है कि 39 बी और 39 सी के प्रावधानों को लागू करने के लिए आप केवल 14 और 19 के आधार पर चैलेंज नहीं दोगे, पर आप इनके अलावा किसी आधार पर चैलेंज दे सकते हो। हालांकि यदि 14 और 19 के अलावा किसी अन्य मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि राज्य इस प्रकार की कोई विधि आर्टिकल 14 के उल्लंघन के साथ 15 का उल्लंघन करती हो तो वह विधि क्या हो जाएगी? शून्य। तो 31 ए और सी, वैसे अब इसको पढ़ना इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि अब हम मानते हैं कि मूल अधिकार का कोई हिस्सा नहीं रहा, पर हमें यह देखना है 39 बी और 39 सी क्या है। डीपीएसपी में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर याद करते हैं। राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाए। मतलब इमेजिन करो कि राज्य ने जमीन ली और वह एक विशेष जाति, विशेष धर्म के लोगों में बांट दी। तो आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य तो विभेद करेगा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा यहां यह चलता नहीं है, यहां आप केवल 14 के आधार पर उसको वायलेट करने के आधार पर कैंसल नहीं कराएंगे। और आर्टिकल 39 सी के अनुसार राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर समाज के किसी एक वर्ग का नियंत्रण न हो, बल्कि समाज के समस्त वर्गों का समुचित नियंत्रण हो। यह 39 बी और 39 सी 2020 सीडीएस में था कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल मौलिक अधिकारों के 14 और 19 में उल्लेखित प्रावधानों के अपवाद है, मतलब उन आधारों पर वो खत्म नहीं होते। आर्टिकल 31 ए और आर्टिकल 31 सी। और कौन से आर्टिकल को लागू करने के लिए? 39 बी और 39 सी। आर्टिकल 32 जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में एक आर्टिकल जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट मतलब विशेष आदेश जारी कर सकती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबेस कॉर्पस, परम आदेश, मेंडामस प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टोररी अधिकार प्रशा, क्यो वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जिसे गिरफ्तार किया उसे मेरे सामने पेश करो सशरीर। परमादेश हमारा ये आदेश है। प्रतिषेध न्यायालय से कहना कि तुम उस मामले में शांत रहो और उस पर कोई चर्चा मत करो। और उत्प्रेषण तुम चुप बैठो और उसे मेरे पास भेजो। अधिकार प्रच्छा किसी भी अधिकार संपन्न अथॉरिटी से पूछे किस अधिकार के कारण आप ये निर्णय ले रहे हो। इन दोनों में बड़ा अंतर है। प्रतिषेध का जो मामला है,
जब कार्रवाई पूरी हो जाए और न्यायालय निर्णय देने वाला है और उत्प्रेषण अभी कार्रवाई चल रही है, तभी उसको अपने पास मंगवा लेना है। उल्टा बोल दिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ आपके पास शरीर है, किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। परमादेश, हम आदेश देते हैं, निजी व्यक्ति, निजी निकाय, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, केवल किसी भी संस्था जो सरकार के द्वारा चल रही हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट का अर्थ है आपके पास शरीर है? मैं ये सवाल इसलिए दिखा रहा हूं, हिंदी देख लो, इसका ट्रांसलेट नहीं है तो अंग्रेजी के शब्द भी याद रखेंगे। प्रतिषेध, न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना। और उत्प्रेषण, न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया था, उत्प्रेषण में मामला खत्म, बस वो डिक्लेयर करने वाले थे कि उनसे कहा कि तुम उसको मेरे पास भेजो, और अभी कार्रवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मामले को तुम कुछ भी मत करो, शांत रखो उसे। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। और आपका क्या प्राधिकार है? सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति के, ये जनरली ऐसा होता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर पद में नियमों का पालन न करते हुए किसी भी व्यक्ति को सरकार ने उच्च पद पर बिठा दिया, तो फिर सरकार के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ अधिकार प्रच्छा के तहत सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आप किन अधिकारों के आधार पर यह शक्ति प्राप्त करते हो। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर, सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों पर ही रिट देगा, जबकि हाई कोर्ट सभी प्रकार के अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव पूरे भारत में है। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, किंतु हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट जारी। पर एक सवाल, मान लीजिए कि आप रहते हैं मध्य प्रदेश में, आप घूमने गए थे केरल में, केरल में एक सरकारी संस्था के व्यक्ति ने आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया, आप वापिस अपने घर आए और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपने मूल अधिकारों के संरक्षण की मांग के लिए 226 के तहत मामला दायर किया। अब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट व्यक्ति को बुलाना चाह रहा है, क्या यह संभव है या नहीं? पहले नहीं था, पर संविधान संशोधन करके हाई कोर्ट को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी दूसरे राज्य के सरकारी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है। मतलब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट केरल के उस अधिकारी के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है, पहले यह अधिकार नहीं था। सीडीएस 2020 आर्टिकल 20 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा भी मेरे पास मत आओ, आंसर आना चाहिए केवल और केवल क्यों? सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकता है। व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय से उपचार उपाय पा सकता है, किसी विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, याचिकाकर्ता ने उस मामले पर प्रयोज्य समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है। इन आधारों पर मना नहीं कर सकता, लेकिन केवल एक आधार पर मना कर सकता है, वो मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अब आते हैं, मूल अधिकारों में 32 पढ़ाने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो ये 33, 34 और 35 क्या है? जनरली मार्शल लॉ की जगह ज्यादा बेटर कहें कि मूल अधिकार कुछ लोगों के सीमित रहेंगे। जो सेना में भर्ती होगा, क्या वो अभिव्यक्ति के नाम पर अंदर के राज बता सकता है मीडिया को? कभी भी नहीं। संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल, खुफिया विभाग, एजेंसियों, अन्य के मूल अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सकते हैं। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थिति जैसे युद्ध, अशांति, दंगा या कानून का उल्लंघन आदि स्थिति में लागू किया जाता है। आपने सुना होगा धारा 144, ये बहुत कॉमन लगाया जाता है। 34 मार्शल लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति, सशस्त्र बलों के समुचित कार्य करने और अनुशासन को बनाए रखना। आर्टिकल 35 केवल संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को सशक्त बनाना। लेकिन एक और था 35A, जो 370 में जब संशोधन हुआ तो यह समाप्त हो गया। 370 क्या था? 35A। पहले वहां पर केवल यह शर्त थी कि जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं उनकी जमीन को कोई दूसरा नागरिक नहीं खरीद सकता। तो अब ये 35A को क्या कर दिया? ये समाप्त हुआ, 370 समाप्त
370 रियल में केवल संशोधित हुआ है। तो यहां पर मूल अधिकारों के बारे में बातचीत खत्म।